ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 281 पर्वत का देखभाल करता चुना हुआ शिखर बादलों के बीच खड़ा था, शानदार ढंग से चमक रहा था क्योंकि इसने कई शिष्यों की सम्मानजनक निगाहें आकर्षित की। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वे जानते थे कि जिन 10 शिष्यों ने चुना शिखर पर अपना नाम छोड़ा था, वे निश्चित रूप से ऐसे अस्तित्व थे जो इस पीढ़ी के शिखर पर खड़े थे। दूसरे शब्दों में, वे असंख्य कंगक्सुआन शिष्यों के बीच के राजाओं के समान थे जो शिखर से सभी को नीचे देखते थे। अनगिनत शिष्यों की आंखों में ईर्ष्या मौजूद थी, यह आशा करते हुए कि एक दिन उन्हें भी वही अनुभव होगा। यदि वे एक दिन चौसेंस पीक पर अपना नाम छोड़ सके तो किस प्रकार के दृश्य उनकी आंखों का स्वागत करेंगे। हालांकि उनकी तर्कसंगतता ने उन्हें ये समझने की अनुमति दी कि इस तक पहुंचने के लिए जबरदस्त प्रयास और भाग्य की आवश्यकता होगी। वर्तमान में समारोह के शीर्ष 10 के अलावा प्रत्येक अन्य शिष्य बाहरी पहाड़ों में साधारण काले सैश शिष्य थे। उनके सामने सोने और बैंगनी रंग के सैशधारी शिष्य खड़े थे। जहां तक 10 महान चुने गए लोगों की बात है, केवल सबसे प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट पर्पल सैश शिष्य ही इस तरह के खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। वास्तव में थोड़े कमजोर बैंगनी सैश शिष्यों में से कुछ में साहस भी नहीं हो सकता है। इससे कोई ये देख सकता था कि उनके और 10 महान चुने हुए लोगों के बीच कितनी बड़ी दूरी थी, जमीन पर मिट्टी और आकाश में बादलों के समान एक अंतर। हाल ही में पदोन्नत इन माउंटेन शिष्यों जैसे उनके पास मूल रूप से 10 महान चुने हुए लोगों के संपर्क में आने की योग्यता भी नहीं थी, क्योंकि वे पूरी तरह से अलग स्तर पर थे। जबकि असंख्य शिष्यों ने आह भरी, 7 दूतों ने अचानक कार्रवाई की। जेनेसिस क्यू बादल तुरंत 7 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया। हम आप लोगों को उन शिखरों पर नहीं लाएंगे जहां आप हैं, यही वह जगह है जहां आप कुछ समय के लिए अलग हो जाएंगे। 7 दूतों की बातें सुनकर शिष्यों ने जल्दी से अपने दोस्तों और साथियों को अलविदा कहना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए माहौल असाधारण रूप से व्यस्त और गर्म था। झो युआन ने चारों ओर देखा। कियाओक्शियू, झाओ कुन, सोंग वानक्सी और बाकी लोग पहले ही अलग हो चुके थे, लेकिन एक परिचित व्यक्ति अभी भी उनका पीछा कर रहा था। यह मोटा शेन वानजिन था। अन्य 6 चोटियों की तुलना में सेंट जेनेसिस पीक में प्रवेश करने वाले शिष्यों की संख्या बहुत कम थी, केवल कुछ 100 लोग थे। ऐसा तब हुआ जब संप्रदाय के गुरु किंग यांग ने सेंट जेनेसिस पीक के लिए कुछ विचार किया था और कुछ शिष्यों को जबरन इसमें आवंटित किया था। यदि नहीं, तो और भी कम शिष्यों ने सेंट जेनेसिस पीक का चयन किया होता। जहां तक शेन वानजिन का सवाल है, वह उन शिष्यों में से एक थे जिन्हें जबरन आवंटित किया गया था। हालांकि अन्य शिष्यों के कड़वे चेहरों की तुलना में शेन वानजिन खुशी से मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि थोड़ा भी निराश न हो। झो युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और उसने पूछा, क्या आप निराश नहीं हैं? जवाब देते समय शेन वानजिन की मुस्कान चापलूसी में बदल गई। मुझे लगता है कि अगर मैं छोटे युआन भाई का अनुसरण करता हूँ, भले ही सेंट जेनेसिस पीक ढह जाए, तब भी आप अच्छी तरह से विकसित होंगे। इस प्रकार आप जहाँ भी जाएंगे, मैं आपका अनुसरण करूंगा। फिर उसने याओयाओ की ओर देखा और कहा, इसके अलावा क्या बॉस बहन याओयाओ भी नहीं है? झो युआन अपनी हंसी नहीं रोक सका। ये व्यक्ति वास्तव में अंत तक उस पर निर्भर रहने की योजना बना रहा था। हालांकि उन्होंने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। उन्होंने महसूस किया कि शेन वानजिन एक बहुत ही सभ्य व्यक्ति थे और वे एक दूसरे की पीठ देख सकते थे क्योंकि वे दोनों सेंट जेनेसिस पीक पर जा रहे थे। ये सही है, छोटे युआन भाई, कनिष्ठ बहन गु होनई ने मुझसे ये पत्र आपको देने के लिए कहा था। शेन वानजिन ने अचानक एक लुढ़का हुआ चर्म पत्र निकाला। झो युआन स्तब्ध था। उसने इसे प्राप्त किया और इसे खोला और इस पर लिखे सुंदर शब्दों को प्रकट किया। लू होंग से सावधान रहें। लू होंग। झो युआन थोड़ा घबरा गया। उन्हें 3 दिन पहले पता चला था कि सेंट जेनेसिस पीक के 3 बुजुर्गों में से एक का नाम लू होंग था, लेकिन गु होनई ने उसे पहले के बारे में क्यों चेतावनी दी थी? झो युआन की निगाहें चमकी और अंततः पहेली को एक साथ जोड़ दिया। लू, क्या वह लू फैंग और लू जुआनिन के लू कबीले से हो सकता है?
उसने वास्तव में पहले लू फैंग को ये कहते हुए सुना था कि लू कबीले का एक वरिष्ठ सदस्य स्वॉर्ड कॉमेट पीक का एक उच्च पदस्थ बुजुर्ग था। लेकिन क्या ये सेंट जेनेसिस पीक नहीं था? उसने अपना सिर उठाया और दूरी पर एक और जेनेसिस क्यूई बादल की ओर देखा जहां गू थाओगी स्थित था। उसकी नजर का एहसास होने पर उसने उस पर आंख मारी। झो युआन ने अपना धन्यवाद दर्शाते हुए हल्का सा सिर हिलाया। इस समय 7 दूतों ने अपनी आस्तीनें लहराई, जिससे जेनेसिस क्यूई बादल आगे बढ़े और कांगक्सुआन संप्रदाय के आंतरिक पहाड़ों में कई अलग अलग स्थानों की ओर उड़ गए। सेंट जेनेसिस पीक से दूत झो युआन और बाकी लोगों के सामने उतरा। वह एक मध्यम आयु वर्ग के और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति के सामने आया। उसने मुस्कुराते हुए सभी से कहा, मैं सेंट जेनेसिस पीक के शुरुआती कार्यालय के प्रबंधकों में से एक हूँ। आप मुझे प्रबंधक फैंग जेन के रूप में संबोधित कर सकते हैं। असंख्य शिष्यों ने शीघ्रता से उनका अभिवादन किया। मैं आप लोगों को सेंट जेनेसिस पीक पर लाऊंगा। फैंग जेन ने अपना हाथ हिलाया और बादल उठ गया और कई शिष्यों को लेकर दूर गायब हो गया। जेनेसिस क्यूई बादल बादलों में अनगिनत प्राचीन महलों के बीच से होकर गुजरा। उनके बीच कई पहाड़ छिपे हुए थे। प्रकाश की धारियां एक के बाद एक निकलती चली गईं, जिनमें से अधिकांश युवा आकृतियां थीं। हालांकि हर एक के पास शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई थी, या तो उनकी कमर के चारों ओर काले या सोने के पट्टे बंधे थे। बाहरी पहाड़ों की तुलना में आंतरिक पहाड़ों ने वास्तव में कांगक्सुआन संप्रदाय की नींव को प्रकट किया। समय की आधी अगरबत्ती के बाद फैंग जेन ने धीरे धीरे अपनी गति कम कर दी। झो युआन और बाकी लोगों ने इस समय अपना सिर उठाया और देखा कि एक अखंड पर्वत श्रृंखला उनके सामने आकाश में बादलों में डूबी हुई है। ये पहाड़ अनेक इमारतों से सुसज्जित थे, जो देखने में एक शानदार राजसी दृश्य था। पहाड़ों के बीच से रहस्यमयी लहरें फैलती हैं, जिससे किसी का भी दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये सेंट जेनेसिस पीक है। फैंग जेन के शब्दों को सुनकर कई शिष्यों ने धुंध से ढके पहाड़ों के दृश्य को देखकर अपनी निगाहें ऊपर उठाई। यह ऐसा था जैसे असली ड्रैगन धुंध के भीतर छिपे हुए थे और उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम नहीं था। हालांकि वे अभी भी अंदर से फैल रहे रहस्यमय दबाव को महसूस कर पा रहे थे। हमारे सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिखर को कुलपति कांग हुआन की मृत्यु के बाद सील कर दिया गया था, लेकिन नियमों के अनुसार मैं फिर भी आप सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य शिखर के तल पर लाऊंगा। फैंग जेन ने बादल को धुंध में सबसे राजसी चोटी की ओर निर्देशित करने से पहले हंसते हुए कहा। यह इतना ऊंचा था कि नीचे उतरते समय वे इसकी चोटी को देखने में असमर्थ थे। पहाड़ की तलहटी में एक पुराना हॉल था। जब फैंग जेन उतरे तो उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उनकी उपस्थिति को देखकर कई शिष्यों ने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की और माहौल को गंभीर और शांत बनाए रखा। ऑडियो बुक्स 108 पर सभी नए कैप्टर और पुराने हॉल के सामने एक पत्थर का मैदान था। शिष्यों ने पाया कि यह वर्तमान में खाली था। केवल एक कुबड़ पीठ वाला बूढ़ा आदमी साधारण भान के कपड़े पहने हुए था, जो धीरे धीरे उस पर गिरी हुई पत्तियों को झाड़ रहा था। जब उनकी निगाहें उस पर पड़ी तो उन्हें पता चला कि बूढ़े व्यक्ति की ओर से जेनेसिस क्यूई की कोई हलचल नहीं थी, जो अपने काम के दौरान बेहोश होकर कांप रहा था। इसलिए उन्होंने उस पर और कोई ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब फैंग जेन ने बूढ़े व्यक्ति को देखा तो वह गंभीरता से झुक गया। बूढ़े ने कोई उत्तर नहीं दिया, मानो वह गूंगा बहरा हो। फैंग जेन ने शिष्यों की ओर रुख किया और धीमी आवाज में कहा, ये वरिष्ठ पितृसत्ता का नौकर हुआ करता था और उसे सबसे लंबे समय तक पितृसत्ता का अनुसरण करने वाला व्यक्ति माना जा सकता है। हालांकि उसकी प्रतिभा की कमी के कारण उसकी उत्पत्ति क्यूई खेती केवल प्रारंभिक स्तर पर है। उनकी वफादारी के कारण पितृसत्ता ने उनके लिए दीर्घायु की गोली का संश्लेषण करने के लिए कई पिछले उत्पत्ति संसाधनों को इकट्ठा किया, जिससे उन्हें लंबी उम्र मिली। इस विषय पर वह थंडर प्रिजन पीक मास्टर लेई जून से कम वरिष्ठ नहीं है। उनका चरित्र सनकी है और उन्हें सत्ता और प्रभाव का शौक नहीं है। पितृसत्ता की मृत्यु के बाद वह यहाँ सेंट जेनेसिस पीक में इसके कार्यवाहक के रूप में रह रहे हैं।
फैंग जेन ने सख्ती से कहा, धीमे मत बनो, उसे बुरा जुबान कहो। शिष्यों ने देर करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से बुरे व्यक्ति की ओर झुक गए। झो युआन ने भी आश्चर्य से बुरे व्यक्ति की ओर देखा। पैट्रियार्क कैंग हुआन ने तब उन्हें ये जानकारी कभी नहीं दी थी। ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि कुलपति कांग हुआन उनकी इच्छा का केवल एक अंश था। झो युआन की नजर पहाड़ की तलहटी से होकर गुजरी। पहाड़ी रास्ते का अनुसरण करते हुए उसने मुख्य शिखर की ओर देखा जो कोहरे से छिपा हुआ था। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अचानक यह महसूस हुआ अपनी पुतलियों की गहराई में छिपे प्राचीन संत रून एक पल के लिए हल्के से कांपने लगते हैं। हालांकि यह बेहोश था, उसने झो युआन के दिल को हिंसक रूप से कांपने का कारण बना दिया। उसके दिल में भावनाएं उफनते समुद्र की तरह थी। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शांत रही, हालांकि उनकी मुट्ठियों के अंदर के हाथ उत्तेजना में कसकर भींच गए थे। ये पहली बार था जब उसने डिकोडर सेंट रून से ऐसी प्रतिक्रिया महसूस की थी। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि पितृसत्ता कैंग हुआन ने कहा था। दूसरा सेंट रून वास्तव में मुख्य शिखर पर था। हालांकि मुख्य शिखर अभी सील था, तो वह कैसे प्रवेश करेगा? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 282 सीलबंद मुख्य शिखर। झो युआन की नजर रहस्यमयी धुंध से ढकी मुख्य चोटी से हट गई और वह असहाय होकर अपने दिल में आह भर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह पहले से ही निश्चित था कि दूसरा सेंट रून यहाँ था, लेकिन अब समस्या ये थी कि वह कैसे प्रवेश करेगा। आखिरकार वह संभवतः दूसरे सेंट रून के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। यदि उसने ऐसा किया तो यह संभवतः आपदा लाएगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि कंगक्सुआन संप्रदाय के आंतरिक शकल में कोई समस्या थी या नहीं। इसके अलावा सेंट रून्स कांगक्सुआन सेंट स्टाम्प से संबंधित थे। जिस किसी के पास ये होगा उसे कांगक्सुआन स्वर्ग का स्वामी बनने का मौका मिलेगा, एक ऐसा अस्तित्व जो कई संप्रदायों से ऊपर खड़ा है। इसे अपने पास रखने का प्रलोभन बहुत अधिक था और झो युआन ऐसी वस्तु की सुरक्षा करने के लिए वर्तमान में बहुत कमजोर था। झो युआन ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक उसने प्रबंधक फैंग झेंग की ओर देखा और पूछा, शिक्षक अंकल फैंग, हमारे सेंट जेनेसिस पीक के इस मुख्य शिखर को कब खोला जाएगा? थिस्कोवर नए अध्याय अर्ज ऑन ऑडियो बुक 108 फैंग झेंग आखिरकार एक सहज व्यक्ति थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो इसे खोलना मुश्किल नहीं है। सील को खोलने के लिए केवल सेंट जेनेसिस पीक के पीक मास्टर सील की आवश्यकता होगी। हालांकि वर्तमान समस्या यह है कि हमारे पास कोई पीक मास्टर नहीं है। इसके अलावा पीक मास्टर सील को मुख्य शिखर में पितृसत्ता द्वारा छोड़ दिया गया था, जबकि इसके ऊपर की सील उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित की गई थी। मजबूत वाला है, अधिक संभावना है कि किसी पर सील द्वारा हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि संप्रदाय के गुरु किंग यांग भी इतनी आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते। ये सुनकर झो युआन का सिर फूलने लगा। तो क्या हमारे सेंट जेनेसिस पीक ने एक पीक मास्टर का चयन करने पर विचार नहीं किया है? झो युआन ने एक और प्रश्न पूछा। चूंकि फिलहाल वे पीक मास्टर सील नहीं पा सके हैं, फिर भी उन्हें कम से कम एक पीक मास्टर चुनने में सक्षम होना चाहिए, है ना? वर्तमान सेंट जेनेसिस पीक मूलतः बिना किसी नेता के था। फैंग झेंग ने बेबसी से हंसते हुए कहा, हमारे कांगक्सुआन संप्रदाय के नियमों के अनुसार पीक मास्टर सील वह टोकन है जो पीक मास्टर की पहचान का प्रतीक है। इसके बिना किसी को वैध रूप से पहचाना नहीं जाएगा। इसके अलावा 7 पीक मास्टर सील्स व्यक्तिगत रूप से पितृसत्ता द्वारा बनाए गए थे और ये अत्यंत शक्तिशाली अंतिम खजाने भी हैं जिनमें असीमित शक्ति है। इन्हें कांगक्सुआन संप्रदाय का अंतिम खजाना कहा जा सकता है। यही कारण है कि हमारे सेंट जेनेसिस पीक को पीक मास्टर का चयन करने के लिए सेंट जेनेसिस पीक मास्टर सील की आवश्यकता होती है। झो युआन न केवल अवाक रह गया, बल्कि अन्य शिष्य भी कड़वी मुस्कान के साथ एक दूसरे की ओर देखने लगे। पीक मास्टर को चुनने के लिए पीक मास्टर सील की आवश्यकता होती थी, लेकिन सील को मुख्य पीक में सील कर दिया गया था, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। क्या यह मूलतः एक असंभव पाश नहीं था?
क्या संप्रदाय गुरु और बाकियों के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? झो युआन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह अपने सेंट जेनेसिस पीक के लिए बेहद चिंतित था। फैंग झेंग को लग रहा था कि झो युआन एक सेंट जेनेसिस पीक शिष्य के रूप में चिंतित था, जिससे वह मुस्कुराया और कहा, उन्होंने एक तरीका सोचा है। मुख्य शिखर पर लगी सील अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया करती है जो जितना मजबूत होता है, इसलिए संप्रदाय गुरु और अन्य आधिपत्य की संयुक्त शक्ति भी सफल क्यों नहीं हो सकती है। विभिन्न तरीकों को आजमाने के बाद संप्रदाय गुरु और बाकी लोगों को पता चला कि शिष्यों के पास बेहतर मौका होगा। इस प्रकार संप्रदाय के गुरु और बाकी लोगों ने चर्चा की और निर्णय लिया कि सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्यों को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए। इस बिंदु पर फैंग झेंग ने अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। हालांकि इतने सालों के बाद एक भी सफल नहीं हुआ है। क्यों? एक शिष्य पूछे बिना नहीं रह सका। फैंग झेंग पर एक अजीब नजर उभरी चेहरा। उन्होंने शर्मिंदगी में खांसते हुए कहा, हमारे सेंट जेनेसिस पीक और अन्य 6 चोटियों के बीच निश्चित रूप से कुछ असमानता है। अन्य 6 चोटियों के मुख्य शिष्य हमेशा 10 महान चुने हुए लोगों का हिस्सा होते हैं, लेकिन हमारे कांगक्सुआन पीक के मुख्य शिष्य होते हैं। कई वर्षों में कभी भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया। असंख्य शिष्यों की अभिव्यक्ति तुरंत कुछ कुरूप हो गई। इतनी देर तक इधर उधर भटकने के बाद ये पता चला कि उनके सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य मुख्य शिखर से पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करने के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। शिष्यों के मन में हार की भावना जाग उठी। सेंट जेनेसिस पीक वास्तव में बहुत दयनीय था। ये बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं था। उदास माहौल का पता चलने पर फैंग झेंग ने झट से कहा, लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। कई शिष्यों ने हैरानी भरी निगाहों से देखा। फैंग झेंग ने बताया, वर्षों से सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्यों की विफलता भी संप्रदाय के गुरु किंग यांग और बाकी लोगों के ध्यान में आई है। इसलिए एक अन्य चर्चा के दौरान शिखर गुरु लिंग जून ने सुझाव दिया कि उनकी तलवार कोमेट पीक को बड़ेलू को भेजे होंग और उनके अधीन हमारे सेंट जेनेसिस पीक के शिष्यों में बड़ेलू होंग के अधीन कई प्रतिभाशाली शिष्य हैं। उनके पहले शिष्य युआन होंग बाकियों के बीच भी एक उत्कृष्ट व्यक्ति हैं, यहाँ तक कि स्वॉट कोमेट पीक में भी, जो सक्षम व्यक्तियों से भरा हुआ है, वह मजबूत है। तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि युआन होंग 10 महान चुनिंदा लोगों में से नहीं है, लेकिन वह उन व्यक्तियों में से एक है जो उनकी जगह लेने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि युआन होंग 1 वर्ष में परीक्षण के बाद सेंट जेनेसिस पीक का मुख्य शिष्य बनने में सक्षम है, तो उसे पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए मुख्य शिखर में प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। एक बार जब वह सफल हो जाएगा, तो हमारा सेंट जेनेसिस पीक फिर से एक पीक मास्टर का चयन करने में सक्षम होगा। असंख्य शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके मुंह के कोने हिल रहे थे जैसे हार की और भी बड़ी लहर उनके दिलों पर छा गई हो। इसलिए सेंट जेनेसिस पीक स्वयं इस मामले को सुलझाने में असमर्थ रहे और अंततः एक और पीक ने अपने शिष्यों को उनके मुख्य शिष्य का पद लेने के लिए भेजा। ये थोड़ा अपमानजनक लग रहा था। हालांकि वे ये भी समझते थे कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य अच्छे नहीं थे और उनके कंधों पर डाले गए महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में विफल रहे। जब शिष्यों ने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि बड़ेलू होंग काफी सक्षम थे और यदि वे उनके समूह में शामिल हो जाते तो शायद उनका जीवन बेहतर हो सकता था। जबकि इस तरह के विचार कई शिष्यों के मन में घूम रहे थे, झो युआन और याओ याओ ने एक दूसरे पर नजर डाली और थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या लू होंग, लू फैंग और लू जुआन इनके बड़े नहीं थे? झो युआन की निगाहें विचार में चमक उठी। यदि लू होंग के अधीन शिष्यों को पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी गई, तो क्या लू होंग इस योगदान का उपयोग सेंट जेनेसिस पीक के पीक मास्टर बनने के लिए नहीं करेंगे? हालांकि उसे अभी तक इस लू होंग चरित्र से मिलना बाकी था। झो युआन को लगा कि अगर लू होंग सेंट जेनेसिस पीक मास्टर बन गया तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झो युआन को यह नहीं पता था कि पीक मास्टर बनने के बाद पूर्व को दूसरे सेंट रून के अस्तित्व की खोज होगी या नहीं।
ये पुष्टि करने से पहले कि क्या कंगक्सुआन संप्रदाय में कोई छिपा हुआ खतरा था, झो युआन ने महसूस किया कि यह सबसे अच्छा होगा कि किसी को दूसरे सेंट रून के बारे में पता न चले। सबसे खराब स्थिति में न केवल वह दूसरा सेंट रून प्राप्त करने में विफल रहेगा, दूसरों को ये भी एहसास हो सकता है कि उसके पास पहले से ही एक है। कोई नहीं जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो यह उसके लिए वरदान होगा या आपदा। कितना कष्टकारी है। झो युआन अपने दिल में आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हालांकि फिलहाल वह कुछ भी नहीं कर सकता था और एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता था। आखिरकार मुख्य शिष्य के चयन में अभी भी लगभग 1 वर्ष बाकी था। फैंग झेंग ने इस समय ताली बजाए और कहा, चूंकि आप सभी ने मुख्य शिखर को श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है, हम अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। मैं आप लोगों को 3 बुजुर्गों से मिलवाऊंगा जहां आप चुनेंगे कि किस बुजुर्ग को रखना है। अनुसरण करें और औपचारिक रूप से हमारे सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य बने। बोलने के बाद उसने अपनी आस्तीन लहराए और जेनेसिस क्यूई बादल सभी के पैरों के नीचे से उठ गया, जिससे समूह फिर से हवा में उठ गया। जैसे ही जेनेसिस क्यूई बादल आकाश में उठा, व्यापक रूप से कुबड़ वाला बुजुर्ग अंततः रुका और धीरे से अपना वृद्ध चेहरा ऊपर उठाकर प्रस्थान कर रहे शिष्यों की ओर देखने लगा, जैसे उसकी धुंधली आंखों में घबराहट की एक छोटी सी रेखा तैर गई। मुझे किसी परिचित चीज का हल्का सा संकेत क्यों महसूस होता है? वह कर्कश आवाज में अपने आप से बुदबुदाया। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 283 एक बुजुर्ग को चुनना सेंट जेनेसिस पीक एक निश्चित पहाड़ की ढलान पर एक पत्थर का चौक था जो वर्तमान में आवाजों का उबलता हुआ कड़ाह बन गया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। फैंग झेंग के नेतृत्व में झो युआन और कई अन्य नए सेंट जेनेसिस पीक शिष्य अब यहाँ एकत्र हुए थे। उनकी निगाहें जिज्ञासा और सम्मान के साथ उनके सामने की ओर निर्देशित थी। उनके सामने ऊंचे मंच पर 3 चटाइयां ऊंचे आसनों पर थीं, जिन पर 3 बुजुर्ग आकृतियां बैठी थीं। असीम उत्पत्ति क्यूई उनके चारों ओर अथाह समुद्र की तरह उमड़ पड़ी, जिससे एक अवर्णनीय दबाव पैदा हुआ। ये 3 बूढ़े जाहिर तौर पर सेंट जेनेसिस पीक के 3 बुजुर्ग थे। बीच में बड़ा शेन ताइवान है, दाईं ओर बड़ा लू सोंग है और सबसे बाईं ओर बड़ा लू होंग है। फैंग झेंग ने गुप्त रूप से उन्हें नए शिष्यों से मिलवाया। बुजुर्ग शेन ताइवान ने काले वस्त्र पहने थे और उनका चेहरा ठंडा, सख्त था, जिससे कठोरता की आभा झलक रही थी। दूसरी ओर बुजुर्ग लू सोंग नीले वस्त्र पहने हुए थे और मुस्कुराते हुए बुद्ध की तरह मुस्कुरा रहे थे। जहां तक बड़े लू होंग की बात है, उनके चेहरे पर शांत भाव था जो न तो खुश था और न ही गुस्सा। हालांकि जब उसकी लापरवाह निगाहें उधर से गुजरती थीं, तो तलवार की रोशनी की एक चमक सामने आ जाती थी, जिससे ऐसा हो जाता था कि कोई भी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इन 3 बुजुर्गों के पीछे कई शख्सियतें थीं जो संभवतः सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य थे। उनकी कमर पर काले या सुनहरे सैश लटके हुए थे, जबकि प्रत्येक व्यक्ति एक शक्तिशाली उपस्थिति दिखा रहा था। हालांकि वे सभी सेंट जेनेसिस के शिष्य थे, झो युआन 3 समूहों के बीच स्पष्ट अंतर महसूस कर सकता था। बाएं और मध्य वाले अभी भी ठीक थे, लेकिन उनके और सुदूर बाएं समूह के बीच पर्याप्त अंतर था। इसके अलावा जब भी उनकी नजरें मिलती तो चिंगारियां उड़ने लगती, जिससे माहौल कुछ असहज हो जाता। जहां तक सबसे बाईं ओर के समूह का सवाल है, उनकी उपस्थिति थोड़ी ठंडी और सख्त लग रही थी। उनकी आंखों में अहंकार की एक झलक देखी जा सकती थी। जब वे शिष्यों के अन्य 2 समूहों की ओर देखते थे तो कभी कभी उनके भीतर तिरस्कार झलक उठता था। हालांकि वाम समूह संख्या में थोड़ा छोटा था, लेकिन उनकी उपस्थिति तीनों में सबसे मजबूत थी। तीनों समूहों में से प्रत्येक के सामने कई उल्लेखनीय दिखने वाली आकृतियां खड़ी थीं। उनकी कमर पर बैंगनी सैश लटके हुए थे, जो स्पष्ट रूप से उन्हें सर्वोच्च रैंक वाले बैंगनी सैश शिष्यों के रूप में चिन्हित करते थे। ये बैंगनी सैश शिष्य विशेष रूप से 3 आकृतियों के आसपास एकत्र हुए थे। बड़े शेन के पीछे एक लंबा, विशाल युवक था। वह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था, जबकि उसकी भौहों के बीच से एक दृढ़ जिद फैल गई थी।
जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे उसे प्रभावशाली महसूस हो रहा था। इस व्यक्ति को झो ताई कहा जाता था और वह शेन ताइवान के अधीन सबसे बड़ा शिष्य था, जबकि मुख्य शिष्य पद के लिए शीर्ष दावेदारों में से एक था। बुजुर्ग लू सॉन के पीछे सफेद कपड़े पहने एक लड़की खूबसूरती से खड़ी थी। सुंदर विशेषताएं उसके हंस के अंडे के आकार के चेहरे को सुशोभित करती हैं, जो जेड की तरह चमकता है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद होती है। वह एक अद्भुत आकृति का भी दावा करती थी। उसके आकर्षक आकार उसकी छाती से शुरू होते थे और अचानक उसकी पतली कमर पर अंदर की ओर झुक जाते थे। आसपास के कई शिष्य अक्सर चोरी छिपे उसकी ओर देखते रहते थे। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और गर्वपूर्ण थी। जब उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ बैंगनी रंग का पट्टा भी मिश्रण में फेंक दिया गया, तो इससे कई शिष्यों को तुलनाहीन महसूस हुआ। उसका नाम लू यान था और वह न केवल बड़े लू सॉन की सबसे बड़ी शिष्या थी, बल्कि उनकी पोती भी थी। वह वर्तमान में बड़े लू सॉन के अधीन सबसे मजबूत शिष्या थी। तीसरा शिष्य जो बड़े लू होन के पीछे खड़ा था, वह एक अभिव्यक्तिहीन युवक था। उसकी बाहें उसकी छाती पर मुड़ी हुई थी, उसकी उंगलियां पतली और मुरझाई हुई लग रही थी। तेज रोशनी उसकी उंगलियों पर तलवार की रोशनी की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें शुरू से अंत तक बंद थी, किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। हालांकि उसकी ओर देखने वाली किसी भी नजर में भय और सम्मान का एक अंश होता। यहाँ तक कि झो ताई और लू यान जैसे लोग भी पूर्व से थोड़े सावधान थे। इस व्यक्ति को युआन होन कहा जाता था और वह बड़े लू होन के अधीन सबसे मजबूत शिष्य था। वह वही थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे तलवार में भी तीसरे स्थान पर थे, कोमेट पीक, और अत्यंत शक्तिशाली था। वह इस बैच के प्रमुख शिष्य के लिए भी सबसे प्रबल दावेदार थे। ये तीन व्यक्ति कई सेंट जेनेसिस पीक शिष्यों में सबसे मजबूत थे। इस समय फैंग झेंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, तीनों बुजुर्गों की ओर अपनी मुट्ठियां उठाई और सम्मानपूर्वक बताया, बुजुर्गों, मैं नए शिष्यों को लाया हूँ। ऑडियो बुक्स पर आपकी पसंदीदा कहानियां 108 कॉम बीच में खड़े गंभीर दिखने वाले बुजुर्ग शेन ने सिर हिलाया। इससे पहले कि उसकी कठोर निगाहें आगे बढ़ती, उसने धीमी आवाज में कहा, चूंकि आपने सेंट जेनेसिस पीक को चुना है, आप सभी आज से सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य होंगे। मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे सेंट जेनेसिस पीक में वर्तमान में केवल 3 शिक्षण बुजुर्ग हैं। नियमों के अनुसार शिष्य चुन सकते हैं कि किसे अनुसरण करना है। जगह पर सन्नाटा छा गया क्योंकि कई शिष्यों ने गुप्त रूप से 3 बुजुर्गों का आकार मापना शुरू कर दिया, जबकि उनकी निगाहें विचार में चमक रही थी, स्पष्ट रूप से अपने विकल्पों का आकलन कर रही थी। जब वे चुपचाप अपने विचारों को सुलझा रहे थे, एक व्यक्ति अचानक बड़े लू होन के पीछे से निकला। यह एक सुनहरा सैश शिष्य था जिसने एक तेज और दुर्जय उपस्थिति दिखाए। उसकी आंखों में गर्व दिखाई दे रहा था। उनकी नजर सभी शिष्यों पर पड़ी, इससे पहले कि वह मंद मंद मुस्कुराए और बोले, मैं वो गैंग हूँ, और मेरा मानना है कि मेरे साथी कनिष्ठ शिष्य पहले से ही जानते हैं कि शिक्षक लू मूल रूप से स्वॉर्ड कोमेट पीक से थे। हम भारी बोझ उठाते हुए सेंट जेनेसिस पीक पर आए हैं। पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करने का कार्य एक महत्वपूर्ण मिशन है जिसे सेंट जेनेसिस पीक को कई वर्षों के बाद भी पूरा करना है, इसलिए अब ये हमारे कंधों पर आ गया है। यदि मेरा कोई जूनियर हमारे साथ यह महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है, तो आपको शिक्षक लू के गुट में शामिल होना चाहिए। जैसे ही उनकी बातें फैली, बड़े शेन और बड़े लू सॉन के शिष्यों में हलचल मच गई। उनमें से कई के चेहरे पर गुस्सा दिखने लगा। वो गैंग के शब्द स्पष्ट रूप से उन पर लक्षित थे। बुजुर्ग शेन ताइवान ने बुजुर्ग लू होन की ओर देखा और उदासीनता से कहा, आपके शिष्य के शब्द वास्तव में तलवार के समान हैं, उनमें बिल्कुल भी दया नहीं है। क्लीन शेव बुजुर्ग लू होंग ने लापरवाही से जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, आखिरकार हमारी तलवार कोमेट पीक तलवार क्यूई की खेती करती है और स्वाभाविक रूप से सीधे और सीधे हैं, कभी भी अपने ब्लेड नहीं छिपाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बड़े शेन नाराज नहीं होंगे। शेन ताइवान ने ठिठुरते हुए अंदर कहा, लेकिन वह जानता था कि उसे विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
आखिरकार लू हुंग और उसके समूह को सेंट जेनेसिस पीक पर भेजने का निर्णय संप्रदाय गुरु और अन्य शिखर गुरुओं का था। वह भी इस संबंध में असहाय था, क्योंकि सेंट जेनेसिस पीक वास्तव में इतने वर्षों के बाद भी कभी सफल नहीं हुआ था। यदि सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिष्य का पद लू होन के गुट के हाथों में आ जाता है और वे पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं, तो सेंट जेनेसिस पीक के दो मूल गुट वास्तव में सभी चेहरा खो देंगे। शेन ताइवान ने लू सॉन्ग की ओर देखा, केवल लू सॉन्ग को असहाय रूप से अपना सिर हिलाते हुए देखा। सेंट जेनेसिस पीक आखिरकार अन्य 6 चोटियों की बराबरी करने में असमर्थ थी। सभी बेहतर शिष्यों को अन्य 6 शिखरों द्वारा छीन लिया जाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से वे और मजबूत होते जाएंगे, जबकि सेंट जेनेसिस पीक के शिष्य और अधिक पिछड़ते जाएंगे। अब उनका सेंट जेनेसिस पीक 10 महान चुने हुए लोगों में से एक भी पैदा करने में असमर्थ था। जब वे बोल रहे थे, वू गैंग के शब्दों ने पहले ही अपना जादू चलाना शुरू कर दिया था। यहाँ के अधिकांश नए शिष्यों को जबरन सेंट जेनेसिस पीक में आवंटित किया गया था, और इस प्रकार वे स्वॉर्ड कॉमेट पीक से आए बड़े लू होन के गुट को देखकर स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। आखिरकार स्वॉर्ड कॉमेट पीक बाहरी पहाड़ी शिष्यों के बीच सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक था। जैसे शिष्यों ने कुछ देर तक हलचल मचाए, इससे पहले कि उनमें से लगभग आधे वू गैंग की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर बाकी 2 गुटों के शिष्यों के भाव थोड़े खराब हो गए। लू यान नाम की ठंडी, अहंकारी युवा महिला ने अपने दांत भींच लिए। गुस्से में उसने उन शिष्यों को घूरकर देखा जो आगे बढ़ रहे थे और गुस्से में कहा, एहसान करने वाले साथियों का एक समूह। हम उन्हें वैसे भी नहीं चाहते हैं। ये देखकर वू गैंग के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान आ गई, इससे पहले कि वह प्लाजा में शेष शिष्यों की ओर मुड़ता। ये शिष्य झो युआन के पीछे खड़े थे, जाहिर तौर पर उसके निर्णय लेने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार झो युआन शिखर चयन समारोह का चैंपियन था और उसके पास कुछ हद तक प्रभाव था। ये देखकर कि उसे अभी भी चयन करना है, अन्य शिष्यों ने भी कुछ समय के लिए निरीक्षण करने का निर्णय लिया। वू गैंग की नजर झो युआन पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अज्ञात रोशनी चमक रही थी, इससे पहले कि वह बड़े लू होन की ओर देखता। बाद वाले की आंखें थोड़ी सी खुली और झो युआन पर एक उदासीन नजर डाली। हालांकि बड़े लू होंग ने कुछ नहीं कहा, केवल वू गैंग की ओर सिर हिलाया। वू गैंग ये देखकर मुस्कुराया, इससे पहले कि वह झो युआन की ओर मुड़ा और बोला, ये जूनियर भाई इस बैच के शिखर चयन समारोह का चैंपियन होना चाहिए। मैंने आपका प्रसिद्ध नाम लंबे समय से सुना है। हमारे शिक्षक लू भी आपकी प्रशंसा करते हैं, और यद्यपि आप केवल थोड़े से प्रयास के कारण कनिष्ठ भाई लू फैंग से प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे, ये देखते हुए कि शिक्षक लू कितने खुले विचारों वाले हैं, यदि आप उनके गुट में शामिल होते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनका लहजा काफी उत्तेजक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिखर चयन समारोह के तथाकथित चैंपियन की ज्यादा परवाह नहीं थी। इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ मानो ये झो युआन का सौभाग्य था कि उसे उनके साथ जुड़ने का मौका दिया गया। झो युआन को घूरते हुए वू गैंग मुस्कुराया। आप अपने वरिष्ठ भाई के शब्दों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप शिक्षक लू के गुट में शामिल होना चाहते हैं? इस समय शेन ताइवान और लू सॉन्ग ने अपनी निगाहें उधर डाली। उनके पीछे झो ताए और लू यान सहित कई शिष्यों ने भी देखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी सुना था कि समारोह के चैंपियन ने सेंट जेनेसिस पीक पर जाने का विकल्प चुना था। ये बहुत ही दुर्लभ घटना थी। कई लोगों की निगाहों के बीच झो युआन वू गैंग को देखकर मुस्कुराया और कहा, बादलों जैसी कई प्रतिभाशाली प्रतिभाएं शिक्षक लू के अधीन खेती कर रही हैं, और उनके साथ जुड़ने में सक्षम होना वास्तव में एक सम्मान की बात है। झो युआन के शब्दों को सुनकर वू गैंग तुरंत हंसा और थोड़ा मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इस बैच के चैंपियन के बारे में कुछ खास नहीं था। पूर्व के उनके साथ जुड़ने के बाद यदि कनिष्ठ बहन लू जुआनिन अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, तो वे उसे किसी भी समय बाहर निकाल देंगे। जब झो ताए और लू यान ने ये देखा तो उनकी आंखों में निराशा की झलक आ गई। लू यान ने ठंडी टिप्पणी की, इस बैच के चैंपियन के पास वास्तव में कोई रीढ़ नहीं है।
पिछली पीढ़ी के चैंपियन हम्फ के वरिष्ठ भाई चू किंग थे, जो अब 10 चुने हुए लोगों के नेता बन गए हैं। झोउ युआन उससे बहुत दूर है। जब वह अपने बड़े भाई चू क्विंग के बारे में बात करती थी, तो उसकी आंखें श्रद्धा से थोड़ी सी छलक उठती थी। बुरा नहीं, आपका निर्णय बहुत अच्छा है। वू गैंग ने झोउ युआन की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि यही मामला है भविष्य में। हालांकि जैसे ही वह जानबूझकर कुछ मूर्खतापूर्ण कर्तव्यों को नियुक्त करने वाला था, झोउ युआन की आवाज फिर से सुनाई दी। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षक लू के अधीन बहुत सारे प्रतिभाशाली शिष्य हैं। मुझे लगता है कि मैं वहां केवल एक बेकार सजावट के समान रहूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य गुट मेरे लिए बेहतर अनुकूल होंगे। वू गैंग की आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी उंगली अभी भी झोउ युआन की ओर इशारा कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे के भाव धीरे धीरे कठोर होते जा रहे थे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 284 गोल्ड सैश शिष्य। जब झोउ युआन की आवाज एक बार फिर से पत्थर के मैदान पर सुनाई दी, तो इससे माहौल तुरंत ठंडा हो गया, क्योंकि एक के बाद एक निगाहें झटके से जा रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किसी को उम्मीद नहीं थी कि झोउ युआन अन्य 2 गुटों का पक्ष लेगा। आखिरकार सेंट जेनेसिस पीक के 3 मौजूदा गुटों में से लू होंग स्पष्ट रूप से सबसे श्रेष्ठ था। हालांकि यह विकल्प स्वयं झोउ युआन के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। शुरू से ही उन्होंने लू होंग के गुट को नहीं चुनने का फैसला कर लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वू गैंग के शब्दों और बुजुर्ग लू होंग की बेपरवाह निगाहों में शत्रुता का एक छोटा सा अंश महसूस कर सकता था। शत्रुता संभवतः लू फेंग और लू जुआनिन के साथ उसके संबंधों के कारण थी। जाहिर तौर पर बुजुर्ग लू होंग उतने खुले विचारों वाले नहीं थे जितना वू गैंग ने कहा था। झोउ युआन को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि अगर वह लू होंग के गुट में शामिल हो गया तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा इस बात की अधिक संभावना है कि यदि लू जुआनिन और लू फेंग बदला लेने के लिए आते हैं तो लू होंग उसका समर्थन नहीं करेगा, और इसके बजाय उन दोनों को खुश करने के लिए उसे आसानी से त्याग देगा। इसलिए झोउ युआन निश्चित रूप से ऐसी परेशानी से बचने के लिए लू होंग के गुट को अपनी पसंद से हटा देगा। आखिरकार उन्हें लगा कि जब तक उन्हें खेती के संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, चाहे वे किसी भी समूह में शामिल हों, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सच कह रहा हूं, डिकोडर सेंट रून के स्वामी के रूप में झोउ युआन को जेनेसिस तकनीकों के क्षेत्र में मार्गदर्शन के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। झोउ युआन की अस्वीकृति ने बड़े शेन ताइवान और बड़े लू सोन के शिष्यों को भी स्तब्ध कर दिया। झोउ युआन की पसंद भी उनकी उम्मीदों से बढ़कर थी। ये कनिष्ठ भाई कुछ दिलचस्प है। झोउ ताई मुस्कुराया जब उसने झोउ युआन की ओर देखा, तो प्रशंसा का एक निशान अब उसकी आंखों में मौजूद था। लू यान के गाल थोड़ी देर के लिए थोड़े फूल गए। उसके सुंदर चेहरे पर बर्फीला घमंड काफी हद तक कम हो गया जब उसने कहा, कम से कम उसके पास कुछ रीढ़ है। दोनों गुटों के अन्य शिष्यों ने भी झोउ युआन की ओर मित्रतापूर्ण और स्वागत योग्य निगाहें डाली। इसके विपरीत बड़े लू होंग के अधीन शिष्यों की आंखों में शत्रुता बढ़ने लगी। उनकी थोड़ी ठंडी निगाहें झोउ युआन की ओर देखने लगी। ये स्पष्ट था कि उन्हें झोउ युआन की अस्वीकृति उनके समूह के प्रति अपमान का कार्य लगा। विशेष रूप से वू गैंग, जिसकी अभिव्यक्ति क्रोध और शर्मिंदगी के बीच अनिश्चित रूप से उतार चढ़ाव करती रही। उन्हें पहले ये लगा था कि झोउ युआन ने चतुराईपूर्वक उनके साथ शामिल होने का फैसला किया है। कौन सोच सकता था कि उसके पहले के शब्द महज एक छलावा थे, जिसने उसके पहले के शब्दों को मजाक में बदल दिया था। आप झोउ युआन को घूरते हुए वू गैंग की निगाहें बेहद ठंडी हो गईं और व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, जूनियर भाई झोउ युआन में वास्तव में चरित्र है। ऐसा लगता है कि आप मानते हैं कि शिखर चयन समारोह के चैंपियन के रूप में शिक्षक लू का गुट आपके बिना नहीं रह सकता। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हर चैंपियन कैंगक्सुआन पीक के वरिष्ठ भाई चू किंग की तरह है? उनकी बातों में उपहास की कोई कमी नहीं थी। कैंगक्सुआन संप्रदाय में शिखर चयन समारोह के कई चैंपियन थे। आखिरकार शिष्यों की प्रत्येक पीढ़ी के लिए एक था। उनमें से आश्चर्यजनक रूप से सफल शिष्यों की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन साथ ही कई ऐसे भी थे जो अंततः औसत दर्जे की स्थिति में आ गए। झो युआन को डांटने के बाद वू गैंग का स्वर थोड़ा नर्म हो गया और उसने कहा, जूनियर भाई झो युआन, आपके पास कुछ प्रतिभा है, लेकिन मैं सलाह देता हूं कि बहुत जल्दबाजी न करें। यदि आप इस अवसर को समझने में विफल रहते हैं तो पछतावा आपके लिए कुछ नहीं करेगा भविष्य। झो युआन ने जवाब में केवल हंसते हुए कहा, शिक्षक लू का गुट मेरे लिए बहुत अनुपयुक्त नहीं है। वरिष्ठ भाई वू गैंग को इस बारे में और बात करने की जरूरत नहीं है। वू गोन के शब्द हमेशा उसे गुप्त रूप से धमकी दे रहे थे, कुछ ऐसा जो झो युआन को बहुत नापसंद था। इसलिए अब वह इस बारे में अच्छे से बात करने की जहमत नहीं उठा सकता था। वू गैंग की आंखें सख्त हो गईं क्योंकि उसके चेहरे पर एक अशुभ भाव दिखाई दिया। वह फिर से बोलने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि बुजुर्ग लू होंग ने अपनी आंखें खोली। उनके भीतर उदासीनता थी और वह बड़े लू होंग को देखकर हाथ हिला रहा था। इसलिए वू गैंग ने अपना मुंह बंद कर लिया और झो युआन को बुरी नजर से देखा। नो एन जीरो वेल अध्याय ऑडियो बुक्स 108 को पर प्रकाशित है। लू होंग ने लापरवाही से कहा, इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि वह इच्छुक नहीं है। हमारे पास शिखर चयन समारोह के तथाकथित चैंपियन की कमी नहीं है। उन्होंने झो युआन पर दूसरी नजर नहीं डाली। उनकी राय में उनमें शामिल न होना निस्संदेह अपना भविष्य नष्ट करना था। एक बार जब झो युआन को भविष्य में कठिनाइयों का अनुभव होने लगा तो उसे स्वाभाविक रूप से समझ में आने लगा कि वह आज कितना मूर्ख था। इसके अलावा ये केवल शिखर चयन समारोह का चैंपियन था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बाहरी पहाड़ी शिष्यों में केवल नंबर 1 था। भीतरी पहाड़ों में ऐसा कौन है जो कठोर और सावधानी पूर्वक चयन से न गुजरा हो। झो युआन जल्द ही समझ जाएगा कि औसत दर्जे में गायब होने का क्या मतलब है। लू होंग को मूल रूप से इस बैच के चैंपियन में थोड़ी दिलचस्पी थी। यदि बाद वाले को भर्ती किया जा सकता है तो लू होंग उसे उचित मार्गदर्शन देने से पहले लू जुआनिन और लू फैंग से माफी मांगेगा। लेकिन देखने से लग रहा था कि यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से सहयोग नहीं करने वाला था। वू गैंग लू होंग के चरित्र को समझता था और उसके शब्दों से जानता था कि झो युआन की हरकतों ने पहले ही शिक्षक लू को नाराज कर दिया था। वू गैंग के चेहरे पर तुरंत एक चमकदार मुस्कान उभर आई। हालांकि झो युआन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह वास्तव में अपने दिल की गहराई से लू होंग को नापसंद करता था और नहीं जानता था कि अगर वह लू होंग के गुट में शामिल हो गया तो उसका कैसा भयानक भविष्य होगा। इसलिए उसकी नजर बड़े शेन ताइवान और बड़े लू सोन की ओर चली गई और उसने अपनी मुठ्ठियां एक साथ पकड़ ली और कहा, ये शिष्य दोनों बुजुर्गों में से किसी एक के तहत अध्ययन करने की उम्मीद करता है। शेन ताइवान और लू सोंग ने अपने भावों के रूप में एक दूसरे को देखा कुछ हद तक नर्म हुआ। उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि झो युआन वास्तव में लू होंग को अस्वीकार कर देगा। शेन ताइवान का सख्त चेहरा अब पहले की तुलना में बहुत अधिक आरामदायक था। वह स्वभाव से काफी जिद्दी और पुराने जमाने के व्यक्ति थे, लेकिन अपने शिष्यों के साथ अद्भुत ईमानदारी से पेश आते थे। इसलिए सेंट जेनेसिस पीक में कई शिष्य उनका सम्मान करते थे और उनसे डरते भी थे। उसने बड़े लू सोंग की ओर देखा और पूछा, बड़े लू सोंग क्या सोचते हैं? बुजुर्ग लू सोंग ने हंसते हुए कहा, जो शिखर चयन समारोह का चैंपियन बना वह स्वाभाविक रूप से एक अच्छा अंकुर है। ये बूढ़ा व्यक्ति प्रलोभित है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं बहुत शरारती हूँ। छोटा लड़का ऐसा करेगा संभवतः मेरे साथ बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। एल्डर लू सोंग को पता था कि शेन ताइवान एल्डर लू होंग के सेंट जेनेसिस पीक में शिफ्ट होने को लेकर चिंतित था। हालांकि इतने वर्षों तक बार बार विफलताओं के कारण शेन ताइवान केवल संप्रदाय गुरु और अन्य आधिपत्यों द्वारा की गई व्यवस्थाओं को स्वीकार कर सका। हालांकि शेन ताइवान सख्त और पुराने जमाने के थे, लेकिन जब वह अपने शिष्यों के पास आते थे तो अपना सब कुछ दे देते थे। एकमात्र समस्या ये थी कि उनके सेंट जेनेसिस पीक में प्रकृति के लिए अच्छे पौधे ढूंढना एक अत्यंत कठिन कार्य था, इसलिए उनके शिष्यों को अभी भी अन्य पीक के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन लगता था। अब जब शिखर चयन समारोह का एक चैंपियन अंततः उनके पास आ गया था और उसने लू होंग के गुट में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था,
लू सॉन्ग को पता था कि हालांकि शेन ताइवान सतह पर शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका दिल निश्चित रूप से भावनाओं से मथ रहा था। लू सॉन्ग जानता था कि शेन ताइवान कभी हार नहीं मानेगा, और वह निश्चित रूप से लू होन के साथ मुकाबला करने वाला था। तो मेरा मानना है कि इस छोटे लड़के के लिए बड़े शेन के रैंक में शामिल होना सबसे अच्छा होगा। लू सॉन्ग मुस्कुराया। शेन ताइवान की भौहें हिल गईं, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने लू सॉन्ग की ओर सिर हिलाया। शेन ताइवान ने झोउ युआन को देखा और थोड़ी नर्म आवाज में कहा, चूंकि यह मामला है, आप आज हमारे साथ जुड़ेंगे, और मैं ईमानदारी से आपका मार्गदर्शन करूंगा। झोउ युआन ने शेन ताइवान की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली और झुक गया। जैसे ही शेन ताइवान ने देखा, आखिरकार उसके सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके हाथ की एक लहर के साथ सोने की एक चमक झोउ युआन की ओर उड़ गई, जो एक सुनहरे सैश में बदल गई। सुनहरे सैश पर हल्के, जटिल रून उकेरे गए थे, क्योंकि इससे एक अजीब सी लहर निकल रही थी जो वास्तव में आसपास के जेनेसिस क्यूई को इकट्ठा करने में सक्षम थी। ये स्पष्ट रूप से जेनेसिस गैदरिंग रून के साथ अंकित किया गया था, और इसे एक समर्थन प्रकार जेनेसिस खजाना कहा जा सकता है। शिखर चयन समारोह के चैंपियन के रूप में मैंने आपको एक स्वर्ण सैश प्रदान किया है। शेन ताइवान की आवाज में शायद ही कभी सुनी जाने वाली दयालुता का पता लगाया जा सकता है। धन्यवाद शिक्षक शेन। कई ईर्ष्यालु निगाहों के तहत झोउ युआन को सुनहरा सैश प्राप्त हुआ। वह जानता था कि वह अब औपचारिक रूप से कंगक्सुआन संप्रदाय के आंतरिक पहाड़ों का एक स्वर्ण सैश शिष्य था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 285 बैंगनी उत्पत्ति गुफा आवास। जैसे ही झोउ युआन ने अपनी कमर के चारों ओर सोने का सैश बांधा, उस पर जटिल और प्राचीन रन हल्की सी चमकने लगे, और आसपास की जेनेसिस क्यूई उसकी ओर कतरा कतरा बहने लगी, अंततः उसके शरीर में फिसल गई। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये देखकर आसपास के असंख्य शिष्यों के चेहरे पर ईर्ष्या की भावना झलक रही थी। वे जानते थे कि सोने का सैश न केवल खेती के लिए एक लाभकारी उपकरण था, बल्कि यह किसी की स्थिति और भत्तों का भी प्रतिनिधित्व करता था। सोने का सैश पहनने के बाद झोउ युआन एक तरफ चला गया। इसी क्षण शेन ताइवान, लू सॉन्ग और लू होन की निगाहें अचानक एक ही समय में मुड़ गईं, और प्लाजा पर सबसे अधिक आत्मा विभोर करने वाली आकृति की ओर देखने लगी। ये स्वाभाविक रूप से याओ याओ था। याओ याओ ने अपनी हल्के नीले रंग की लंबी स्कर्ट पहनी थी। उसके चेहरे की विशेषताएं इतनी सुंदर थीं मानो उन्हें पूरी तरह से तैयार किया गया हो, जल्द ही कोई छोटा सा दोष भी नहीं होगा। विशेष रूप से उसकी आंखें साफ और खाली आकाश की तरह थीं, जिससे दूरी का हल्का सा एहसास हो रहा था, जिससे कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही याओ याओ प्रकट हुआ, प्लाजा की कई निगाहें चुपके से देखने लगी और गुप्त रूप से फुसफुसाहट फैलने लगी। ऑडियो बुक्स पर लाटेस्ट उपन्यास 108 कॉम। ये बहुत सुंदर है। उसकी उपस्थिति भी असाधारण है। वह कौन है? ऐसी सुंदरता और उपस्थिति स्नो लोड्स पीक की वरिष्ठ बहन ली किंग चान से भी अधिक मजबूत है। वे कुछ हद तक एक जैसे दिखते थे, दोनों काफी दूर महसूस होते थे। वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। हालांकि वरिष्ठ बहन ली किंग चान आमतौर पर बर्फ के पहाड़ के समान है, वह वास्तव में बाहर से ठंडा और अंदर से गर्म। हालांकि हमारे सामने मौजूद लड़की में एक ठंडी उदासीनता है जो भीतर से फैली हुई है और किसी भी चीज के बारे में बेपरवाह लगती है। ऐसी शीतलता मूलतः उसे अछूत बनाती है। जैसा आप समझते हैं वैसा ही अभिनय करें। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चाहे वे कुछ भी फुसफुसाए हो, ये स्पष्ट था कि हर कोई याओ याओ से चकित था। यहाँ तक कि लू यान जैसी लड़की, जिसे अपने रूप रंग पर भरोसा था, के पास भी कहने को कुछ नहीं था। ऐसा लगता है कि भविष्य में सेंट जेनेसिस पीक की नंबर 1 सुंदरता निर्विवाद रूप से याओ याओ की होगी। शेन ताइवान कुछ क्षण के लिए विचार करता रहा। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और कहा, झो शियाओ याओ, आपकी स्थिति काफी अनोखी है।
पीक मास्टर व्हाइट ब्रो ने पहले ही किसी को ये सूचित करने के लिए भेजा है कि आपको हम तीनों में से किसी को भी अपने साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक, हालांकि आप अभी भी सेंट जेनेसिस पीक में रह सकते हैं। वे स्पष्ट रूप से याओ याओ के बारे में पहले से ही जानते थे और यह भी समझते थे कि स्पिरिट रून पीक के शिखर गुरु द्वारा उसे कितना अभूतपूर्व महत्व दिया गया था। सच तो ये था कि वे इस मामले पर अपना सिर नहीं झुका सके। याओ याओ ने सेंट जेनेसिस पीक पर आने पर जोर क्यों दिया था? उसकी प्रतिभा को देखते हुए अगर वह स्पिरिट रून पीक पर जाती तो पीक मास्टर व्हाइट ब्रो निश्चित रूप से उसके साथ रानी की तरह व्यवहार करता। हालांकि उन्होंने सुना था कि उसने झोउ युआन के लिए यहाँ आने का फैसला किया था, लेकिन उसके रोम रोम से एक अप्राप्य एहसास झलक रहा था। क्या वह सचमुच झोउ युआन की शौकीन हो सकती है? उन्होंने कुछ देर तक इस पर विचार किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिल सका। याओ याओ ने लापरवाही से स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया। आखिरकार वह झोउ युआन की रक्षा के लिए केवल सेंट जेनेसिस पीक पर थी और उसकी राय में तीनों बुजुर्गों में से किसी के पास उसे पढ़ाने की योग्यता नहीं थी। अब जब उन्होंने झोउ युआन और याओ याओ के साथ काम पूरा कर लिया तो शेष शिष्यों ने अपनी पसंद बनाना शुरू कर दिया। बहुमत ने झोउ युआन का अनुसरण करते हुए बड़े शेन और बड़े लू सॉन के समूहों में शामिल हो गए। आवंटन हो जाने के बाद शायद झोउ युआन के कारण शेन ताइवान में शामिल होने वाले शिष्यों की संख्या लगभग लू होन के बराबर थी। इस प्रकार सभी नए शिष्य 3 समूहों में विभाजित हो गए। तीनों गुटों में से बड़े लू सॉन के शिष्यों की संख्या सबसे कम थी, लेकिन वह वास्तव में अधिक चंचल और शरारती व्यक्ति थे और उन्हें प्रतिस्पर्धा या भव्य आकांक्षाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी ओर बड़े शेन ताइवान और बड़े लू होन बहुत प्रतिस्पर्धी थे। उनके पास सबसे अधिक शिष्य थे, लेकिन बड़े लू होन के शिष्य स्पष्ट रूप से बेहतर गुणवत्ता वाले थे। आखिरकार वह स्वॉर्ड कॉमेट पीक से था, उसके पास उपलब्ध संसाधन बड़े शेन ताइवान से कहीं अधिक थे। चूंकि उनका काम पूरा हो चुका था, बड़े लू होन जाने के लिए खड़े हो गए। शेन ताइवान और लू सॉन के साथ किसी भी बात पर चर्चा करने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि इसी क्षण शांत शेन ताइवान ने अचानक कहा, कृपया प्रतीक्षा करें बड़े लू होन। लू होन का पैर रुक गया और उसने मुड़कर शेन वांजिन की ओर देखा और कहा, यह बड़ा शेन क्या है? शेन ताइवान ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं हमारे सेंट जेनेसिस पीक की अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा के बारे में चर्चा करूंगा। लू होन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसके तुरंत बाद वह मुस्कुराते हुए प्रतीत हुआ और उसने झोउ युआन पर मजाकिया नजर डाली और कहा, एल्डर शेन वास्तव में प्रतिभा का प्रेमी है। ये सोचने के लिए कि आप उसके लिए एक बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास तैयार करने की भी योजना बना रहे होंगे। हालांकि क्या उनके जैसा नया गोल्ड सैश शिष्य वास्तव में इस तरह के व्यवहार का हकदार है? झोउ युआन थोड़ा अचंभित हो गया, कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गया जब उसने शेन वांजिन की ओर देखा। पिछले 3 दिनों में उसे भीतरी पहाड़ों की बेहतर समझ हो गई थी। प्रत्येक आंतरिक पहाड़ी शिष्य को बाहरी पहाड़ी शिष्यों के छोटे घरों के समान एक गुफा आवास दिया जाएगा। हालांकि ये गुफा आवास स्पष्ट रूप से छोटे घरों से भी अधिक कीमती था। प्रत्येक गुफा आवास एक प्रकार के झरने से सुसज्जित था, जिसमें से शुद्ध जेनेसिस क्यूई की एक अंतहीन धारा निकलती थी, जो इसे किसी की खेती के लिए बेहद फायदेमंद बनाती थी। गुफा आवासों को भी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जो शिष्य की स्थिति से संबंधित थे। सबसे निचले स्तर से काली उत्पत्ति गुफा आवास, सोने की उत्पत्ति गुफा आवास और अंत में उच्चतम श्रेणी की बैंगनी उत्पत्ति गुफा आवास। सामान्यतया केवल एक बैंगनी सैश शिष्य ही बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने की विलासिता का आनंद ले सकता है। इसलिए झोउ युआन को आश्चर्य हुआ जब उसने सुना कि शेन ताइवान उसे एक बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास देने का इरादा रखता है। शेन ताइवान ने धीरे से कहा, मैं खुद तय कर सकता हूं कि वह इसके लायक है या नहीं। लू होंग ने अपना सिर हिलाते हुए एक मजाकिया हंसी निकाली और कहा, आपको इस मामले पर किसी भी बड़े शेन पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सेंट जेनेसिस पीक के मुख्य शिखर को सील कर दिया गया है, जिससे बैंगनी रंग के कई हिस्सों को खोलना असंभव हो गया है।
उत्पत्ति गुफा आवास इसलिए केवल सीमित संख्या में उपलब्ध है। हमारे नियमों के अनुसार हमारे 3 गुट मार्शल कौशल के आधार पर गुफा आवासों को विभाजित करेंगे, और चूंकि पिछले 19 को पहले ही आवंटित किया जा चुका है, इसलिए मैं फाइनल जीतने के लिए दृढ़ हूँ। 1. आपके सभी बैंगनी सैश शिष्यों के पास पहले से ही बैंगनी जेनेसिस गुफा सूजन है। शेन ताइवान की अभिव्यक्ति थोड़ी धीमी हो गई। लू होंग ने व्यंग्य किया, चूंकि आपको लगता है कि एक नए आंतरिक पर्वत शिष्य को बैंगनी उत्पत्ति गुफा आवास का उपयोग करने का अधिकार है, तो क्या मेरे शिष्यों को भी वही अधिकार नहीं है? शेन ताइवान की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, लेकिन वह फिर भी अपने गुस्से पर काबू पाने में कामयाब रहा। मैं अन्य चीजों के साथ बैंगनी क्यूई गुफा आवास के लिए विनिमय कर सकता हूँ। हालांकि लू होंग ने अपना हाथ लहराया और बेरहमी से कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही घोषणा कर दी है कि मैं इस बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास को जीतने के लिए दृढ़ हूँ। जब उसने झोउ युआन की दिशा में नजर डाली तो उसकी नजर में उपहास का भाव मौजूद था। बेशक वह जानता था कि शेन ताइवान झोउ युआन को बैंगनी जेनेसिस गुफा का आवास देना चाहता था। यही कारण है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हालांकि जब झोउ युआन ने पहले शेन ताइवान में शामिल होने का फैसला किया था, तो लू होंग को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि लू होंग ने उसके दिल में एक शिकायत रखी थी। इसके अलावा झोउ युआन आखिरकार शिखर चयन समारोह का चैंपियन था, जिससे वह एक संभावित खतरा बन गया। इसलिए उनके खेती के संसाधनों में थोड़ी सी भी कटौती करने से उनके सामने आने वाला खतरा कम हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि लू होंग अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा को झोउ युआन के हाथों में जाने दे। लू होंग अंदर ही अंदर ठंडे स्वर में मुस्कुराया, चूंकि आप झोउ युआन को बहुत महत्व देते हैं, तो आगे बढ़ें और अपने अन्य शिष्यों के बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास उसे दे दे। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आइए देखें कि आपके शिष्य आखिर क्या कहेंगे। जब झोउ युआन ने उन दोनों के बीच बातचीत को देखा तो उसकी भौहें चढ़ गईं। आखिरकार उसने व्यक्तिगत रूप से देखा कि लू होंग वास्तव में कितना खुले विचारों वाला था। शिक्षक शेन, हालांकि बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहना बहुत अच्छा है, चीजों में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में हमेशा एक मौका रहेगा। झोउ युआन ने अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध ली। हालांकि शेन ताइवान ने अपना सिर हिला दिया। मुझे पता है क्या करना है। देखने से लग रहा था कि जिद्दी बुजुर्ग हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर बुजुर्ग लू सॉन्ग के पास खड़े होने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चूंकि आप में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता, इसलिए हम नियमों का पालन करेंगे और मार्शल कौशल के आधार पर इसका आवंटन तय करेंगे। अगला मैच 1 महीने में होगा। जो कोई भी जीतेगा उसे स्वाभाविक रूप से अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास प्राप्त होगा। इन शब्दों को सुनकर लू होंग ने अपनी आस्तीनें घुमाते हुए जाने से पहले एक ठंडी हंसी निकाली। फिर हम 1 महीने में देखेंगे कि कौन अधिक सक्षम है। हालांकि जाते समय उसने झोउ युआन पर बर्फीली, मजाकिया नजर डाली। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। झोउ युआन अनुमान लगा सकता था कि पूर्व क्या सोच रहा था। आप उस बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने के लायक नहीं हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 286 गुफा के लिए मिलान। लू होंग और उनके शिष्यों के चले जाने के बाद माहौल शांत होने लगा। हालांकि शेन ताइवान की अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक बदसूरत थी। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि पूछने के लिए खुद को नीचे करने के बाद भी लू होंग कोई चेहरा नहीं देगा। बुजुर्ग लू सॉन्ग बगल से चला गया और असहाय होकर आहें भरने लगा। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वह हमें नीची दृष्टि से देखता है, फिर भी तुम्हें पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन्होंने झोउ युआन पर एक नजर डाली। सच तो ये था, लू सॉन्ग को पता था कि उसके दिल में ऐसा क्यों है। झोउ युआन संभवतः शेन ताइवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और वह पूर्व के लिए सर्वोत्तम खेती की स्थिति बनाना चाहता था। बैंगनी क्यूई गुफा में आवास निश्चित रूप से आवश्यक था,
लाटेस्ट उपन्यास ऑन एन ओवल बी एन कॉम शेन ताइवान की अभिव्यक्ति गुस्से से गहरी हो गई जब उसने कहा, वह सत्ता की स्थिति में एक छोटा आदमी है। लू सॉन्ग ने पूछने से पहले अपना सिर हिलाया, क्या आपको अगले गुफा मैच पर कोई भरोसा है? शेन ताइवान की अभिव्यक्ति काफी उदास हो गई। सेंट जेनेसिस पीक के गुफा आवासों पर मूल रूप से उनका और लू सॉन्ग के शिष्यों का कब्जा था। हालांकि जब से लू होंग और उनके शिष्य स्वॉर्ड कॉमेट पीक से आए, सेंट जेनेसिस पीक में अब कोई शांति नहीं थी। लू होंग के गुट को भी गुफा आवासों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें एक बार फिर से वितरित करना पड़ा। इस तरह से गुफा मैचों की शुरुआत हुई थी। गुफा मैच मूल रूप से 3 गुटों के शिष्यों के बीच मार्शल कौशल की एक प्रतियोगिता थी। विजेता को गुफा में निवास प्राप्त होगा। पिछले वर्ष से लू होंग के गुट ने कई गुफा मैच शुरू किए थे और कुल मिलाकर उन्होंने हारने से अधिक जीत हासिल की थी। आखिरकार उनके शिष्यों की गुणवत्ता वास्तव में शेन ताइवान और लू होंग के शिष्यों से बेहतर थी। यहाँ तक कि अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास पर भी अब लू होंग की नजर थी। शेन ताइवान भी स्वाभाविक रूप से अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास का लालची था, लेकिन वह जानता था कि उसकी तरफ अब कोई नहीं था जो लू होंग के शिष्यों की बराबरी कर सके। नियमों के अनुसार प्रत्येक शिष्य प्रति वर्ष केवल एक बार गुफा मैच में भाग ले सकता था। वर्तमान में शेन ताइवान के अधीन झोउ ताई जैसे मजबूत शिष्यों ने पहले से ही सबसे गहन मैचों में अपनी बारी का उपयोग किया था। इसलिए उसके पास अगले गुफा मैच के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए केवल सोने के शेष शिष्य बचे थे। हालांकि लू होंग के पर्पल शेष शिष्यों ने भी बहुत पहले ही अपने अवसर का उपयोग कर लिया था। शेन ताइवान को पता था कि लू होंग के तहत अभी भी कुछ असाधारण रूप से मजबूत सोने के शेष शिष्य थे, उदाहरण के लिए वू गैंग। इसकी तुलना में शेन ताइवान के सोने के शेष शिष्यों की काफी कमी थी। इसलिए शेन ताइवान को 1 महीने बाद होने वाले मैच पर ज्यादा भरोसा नहीं था। लू सॉन्ग भी स्थिति से अवगत था, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर और इंतजार क्यों नहीं किया जाए? अगले साल की शुरुआत में मैच एक बार फिर से शुरू होंगे। शेन ताइवान की अभिव्यक्ति में एक पल के लिए उतार चढ़ाव आया। हालांकि उसने फिर भी अंत में अपना सिर हिलाया और घोषणा की, मैं एक रास्ता ढूंढूंगा। जिसके बाद उसने झोउ युआन और बाकी लोगों पर एक नजर डालने से पहले लू सॉन्ग की ओर हाथ हिलाया और जाने के लिए अपने पैर उठाए। जूनियर भाई झोउ युआन, हम भविष्य में साथ ही भाई शिष्य बनेंगे। झोउ ताई झोउ युआन को देखकर मुस्कुराई। देखने से पता चलता है कि वह एक सीधा सादा व्यक्ति था। झोउ युआन ने मुस्कुराहट लौटाई और अपनी मुट्ठियां एक साथ जोड़ ली। वरिष्ठ भाई झोउ ताई को नमस्कार, झोउ ताई ने कहा। हालांकि शिक्षक शेन बहुत अप्राप्य लगते हैं, लेकिन उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। झोउ युआन ने हल्के से सिर हिलाते हुए जवाब दिया। हालांकि उसका शेन ताइवान के साथ बमुश्किल ही कोई संपर्क था, लेकिन शेन ताइवान की पहले की हरकतें स्पष्ट रूप से शेन ताइवान की नजरों में आ गईं। शेन ताइवान स्पष्ट रूप से अपनी खेती की प्रगति में सहायता के लिए झोउ युआन के लिए अंतिम बैंगनी उत्पत्ति गुफा आवास प्राप्त करने के लिए लू होंग से भिड़ गया था। इस भाव से झोउ युआन का दिल थोड़ा हिल गया। आखिरकार अगर यह कोई और होता तो संभवतः वे एकमात्र शिष्य के लिए बहुत ऊंचे दर्जे वाले किसी बुजुर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाते। वरिष्ठ भाई झोउ ताई, यदि यह बहुत कठिन है तो कृपया शिक्षक शेन को यह विचार छोड़ने के लिए मना लें। झोउ युआन ने कहा। हालांकि वह अभी भी स्थिति की सीमा को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वह समझ सकता था कि लू होंग अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास के लिए लड़ने के शेन ताइवान के इरादे को तुच्छ समझ रहा था। लू होंग को स्पष्ट विश्वास था कि वह पहले ही जीत चुका है। झोउ ताई हंसे कड़वेपन से। एक बार जब शिक्षक शेन ने अपना मन बना लिया तो उन्हें मनाना लगभग असंभव होगा। उनके चरित्र को देखते हुए कोई भी उन्हें मना नहीं कर सकता। इसके तुरंत बाद उन्होंने झोउ युआन के कंधे को थपथपाया और सांत्वना दी। आपको इस मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही एक गुफा मैच में भाग लिया था,
तो मैंने आपको आखिरी बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास जीतने में मदद की होती। झो युआन ने इस विषय पर आगे कुछ न बोलते हुए सिर हिलाया। कई शिष्यों द्वारा बड़े लू सॉन्ग को सम्मानजनक विदाई देने के बाद उन्होंने बड़े शेन ताइवान का अनुसरण किया। लू सॉन्ग ने उन्हें जाते हुए देखा और असहाय होकर आहें भरी। ऐसा लगता है कि बूढ़ा शेन वास्तव में उस छोटे साथी झो युआन के बारे में बहुत अधिक सोचता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने लू होंग को आखिरी बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास प्राप्त करने में मदद करने के लिए भी उसका साथ दिया है। लू यान पास आया और पूछा, क्या बड़ा शेन जीत पाएगा? हालांकि सभी 3 गुट प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन लू सॉन्ग और शेन ताइवान के समूहों के बीच कई वर्षों से अच्छा तालमेल था। दूसरी ओर लू होंग का गुट व्यवहारिक रूप से कहीं से भी प्रकट नहीं हुआ था। इसके अलावा उनके तरीके बहुत अधिक दबंग थे, इसलिए भावनात्मक दृष्टिकोण से लू सॉन्ग के गुट को स्वाभाविक रूप से शेन ताइवान के गुट को जीतते देखने की उम्मीद थी। लू सॉन्ग ने अपना सिर हिलाया। ये कठिन होगा। लू होंग के अधीन शिष्य वास्तव में बहुत उल्लेखनीय हैं। भले ही सभी बैंगनी सैश शिष्यों ने पहले ही अपनी बारी का उपयोग कर लिया है, कुछ सोने के सैश शिष्यों को कम करके नहीं आंका जा सकता है। उदाहरण के लिए वू कैंग उनमें से भी एक विशिष्ट है। 5वीं परत अल्फा ओरिजिन। पुराने शेन के सोने के सैश शिष्यों के बीच किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना कठिन होगा जो उसकी बराबरी कर सके। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो शिखर चयन समारोह का चैंपियन बनने में कामयाब रहा। झो युआन को काफी सक्षम होना चाहिए, है ना? मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भाग लेगा। बैंगनी सैश शिष्यों में से एक हंसा। ये सुनकर लू यान थोड़ा घबरा गया। आप उसके बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। चैंपियन का उसका खिताब केवल उन बाहरी पहाड़ी शिष्यों के संबंध में है। अब वह क्या कर सकता है क्योंकि वह भीतरी पहाड़ों में है। उसे कुछ भी प्रयास करने से पहले 1 या 2 साल के लिए आज्ञाकारी रूप से प्रशिक्षण लेना चाहिए। वह उसे नीचा नहीं देख रही थी, बल्कि केवल सच बता रही थी। लू फैंग, जिसे झो युआन ने हराने के लिए अपने सभी प्रयासों का विस्तार किया था, केवल एक चरम 4थी परत अल्फा ओरिजिन प्रैक्टिशनर था। भीतरी पर्वत के सोने के सैश शिष्यों में से किसके पास ऐसी ताकत नहीं थी। कुछ बेहतर सोने के सैश शिष्यों ने 5वीं परत में भी कदम रखा था। वू गैंग विशेष रूप से सेंट जेनेसिस पीक के असंख्य गोल्ड सैश शिष्यों में से भी सबसे मजबूत शिष्यों में से एक था। वह जो देख सकती थी, हालांकि झो युआन प्रतिभाशाली था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हाल ही में आंतरिक पहाड़ों में प्रवेश किया था, वह संभवतः अन्य गोल्ड सैश शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं था। अब उसे जो करना चाहिए वह आज्ञाकारी रूप से अपने समय और प्रशिक्षण का इंतजार करना है। बैंगनी सैश वाला शिष्य हंसा। वह पहले केवल मजाक कर रहा था। लू यान के जवाब देने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, जूनियर बहन सही कह रही है। ऐसा नहीं है कि पिछले शिखर चयन समारोह के चैंपियनों में से कोई भी अंततः सामान्य स्थिति में नहीं लौटा है। आखिरकार हर कोई वरिष्ठ भाई चूकिंग जितना अद्भुत नहीं है। लू यान ने अपनी आंखें उसकी ओर घुमाई। कुछ हद तक नाराज होकर उसने जवाब दिया, क्या आप कृपया किसी की तुलना वरिष्ठ भाई चूकिंग से नहीं कर सकते? वरिष्ठ भाई चूकिंग 1 साल से भी कम समय में पर्पल सैश शिष्य बन गए। किसी के लिए भी उनकी गति की बराबरी करना असंभव है। वह स्पष्ट रूप से चूकिंग के वफादार प्रशंसकों में से एक थी और स्वाभाविक रूप से उसे लगता था कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हाँ, मैं गलत हूँ। मुझे इतनी जल्दबाजी में जूनियर बहन की मूर्ति की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हालांकि झो युआन भी एक शिखर चयन समारोह चैंपियन है, वह संभवतः वरिष्ठ भाई चूकिंग के बराबर कैसे हो सकता है? बैंगनी सैश वाला शिष्य हंसते हुए माफी मांगते हुए अपने हाथ जोड़ने लगा। तभी लू यान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। दोनों के बीच की नोक झोंक को सुनते हुए बुजुर्ग लू सॉन्ग भी हंसे और विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की। हाथ हिलाकर वह मुड़ा और चला गया। चल दर, मुझे आशा है कि बूढ़ा शेन 1 महीने बाद बहुत बुरी तरह से नहीं हारेगा। यदि नहीं,
तो हम संभवतः कम से कम आधे साल तक पुराने साथी की मुस्कान नहीं देख पाएंगे। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 287 काओशी झोउ ताए एक निश्चित पहाड़ के आधे रास्ते पर खड़ा था और हरी भरी हरियाली के बीच एक गुफा की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई झोउ युआन, ये गोल्ड जेनेसिस गुफा आवास फिलहाल आपका आवास होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झोउ युआन ने अपनी निगाहें उठाई और उन्हें एक गुफानुमा घर मिला जो पहाड़ में बनाया गया था। चारों ओर खड़ी चट्टानों से सूरज की रोशनी झांक रही थी, जो चांदी की नदी की तरह गुफा पर गिर रही थी। पास ही एक चट्टान पर एक मंडप भी बनाया गया था, जो एक ही समय में असाधारण रूप से शांत और भव्य दिखाई दे रहा था। इस तरह का आवास बाहरी पहाड़ों के छोटे घरों से कई गुना बेहतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झोउ युआन गुफा के अंदर शुद्ध जेनेसिस क्यूई को घूमते हुए महसूस कर सकता था। जो कोई भी इसमें लंबे समय तक रहेगा उसे निश्चित रूप से आश्चर्यजनक लाभ का अनुभव होगा। हे कनिष्ठ भाई झोउ युआन, शिक्षक शेन को वास्तव में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक सोने की उत्पत्ति गुफा जैसा आवास आमतौर पर कई सोने के शेष शिष्यों द्वारा विवादित होता है। आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं और फिर भी आप पहले ही शामिल हो चुके हैं। एक दिया गया है, ये दूसरों के लिए बहुत ईर्ष्यापूर्ण है। झोउ ताई ने आह भरी। हालांकि वह काफी उदार व्यक्ति प्रतीत हुए और उन्होंने ऐसा कोई संकेत नहीं दिखाया कि उन्हें यह अनुचित लगा हो। आखिरकार वह शेन ताइवान के अधीन सबसे बड़े शिष्य थे और उन्हें बहुत पहले ही एक बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास मिल गया था, इसलिए ईर्ष्या करने का कोई कारण नहीं था। झोउ युआन ने दर्द भरी मुस्कान प्रकट करते हुए सिर हिलाया। शिक्षक शेन द्वारा इतना अधिक सम्मान पाने से मुझे कुछ हद तक अजीब महसूस होता है। सच्चाई ये थी कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शेन ताइवान उसे इतना सम्मान देगा, एक ऐसी स्थिति जिसके कारण उसे काफी अजीब महसूस हुआ। झोउ ताई ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जूनियर भाई झोउ युआन हमारे सेंट जेनेसिस पीक की परिस्थितियों को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। हमारे साथ शामिल होने वाले थोड़े से अधिक उत्कृष्ट शिष्यों में से किसी को भी मूल रूप से अन्य 6 चोटियों द्वारा छीन लिया गया था, केवल वे ही थे बचे हुए हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि वे बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सामान्य हैं। इस प्रकार हमारे सेंट जेनेसिस पीक के लिए अन्य 6 चोटियों के साथ प्रतिस्पर्धा करना स्वाभाविक रूप से असंभव है। यह इतना खराब हो गया है कि हम मौजूदा 10 महान चौसेंस में एक भी स्थान पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हैं। एल्डर लू सॉन्ग पहले इतना निर्लज नहीं हुआ करता था। बार बार असफल होने के बाद ही उसने धीरे धीरे अपनी आकांक्षाएं खो दी और बस हर दिन गुजारने से संतुष्ट होने लगा। अब उसे सेंट जेनेसिस पीक को पुनर्जीवित करने की परवाह नहीं रही। दूसरी ओर शिक्षक शेन काफी जिद्दी व्यक्ति हैं। वह अपने दांत पीसते रहे हैं और हार मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में लू होन के समूह के दबंग आगमन ने वास्तव में शिक्षक शेन पर भारी दबाव डाला है। आखिरकार अगर लू होन का गुट वास्तव में मुख्य शिष्य का पद ले लेता है और बाद में शिखर मास्टर सील को पुनः प्राप्त कर लेता है, तो हमारे दोनों समूहों के शिष्य अब कांगक्सुआन संप्रदाय में अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। झोउ ताई ने कड़वी हंसी छोड़ी। शिक्षक शेन ने आपसे इतनी ऊंची उम्मीदें रखी हैं क्योंकि उनके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। उनके पास एकमात्र रास्ता आप पर सब कुछ दांव पर लगाना है। आप आखिरकार एक चैंपियन शिखर चयन समारोह हैं, और कौन जानता है, आप हो सकते हैं यहाँ तक कि दूसरा चूकिंग भी बन गया। चूकिंग के नाम के उल्लेख पर झोउ ताई जैसे व्यक्ति की आंखों में भी प्रशंसा झलक उठी। हालांकि वह जानता था कि दूसरी चूकिंग के सामने आने की संभावना बेहद कम थी। आखिरकार वह ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरे कांगक्सुआन संप्रदाय को स्तब्ध और चकित कर दिया था और अब दृढ़ता से 10 महान चुने हुए लोगों के शीर्ष पर बैठा था। हालांकि झोउ युआन भी समारोह का चैंपियन था। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई चैंपियन रहे हैं, लेकिन केवल एक चूकिंग ही था। झोउ युआन ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके पीछे याओ याओ की चमकीली आंखें सोने की जेनेसिस गुफा में स्थित आवास को देख रही थीं, और उसे यह काफी संतुष्टदायक लग रहा था।
उसने झो युआन को नजरअंदाज कर दिया। टुनटुन को साथ लेकर वह धीरे धीरे अंदर चली गई, स्पष्ट रूप से पहले से ही उस जगह को अपने क्षेत्र के रूप में ले रही थी। ये देखकर झो ताई की आंखों के कोने घूम गए। बेशक वह जानता था कि याओ याओ की स्थिति विशेष थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह और झो युआन इतने करीब होंगे कि वे एक ही गुफा में भी रहेंगे। इस प्रकार वह झो युआन पर जानबूझकर हंसा। जूनियर भाई झो युआन की महिलाओं के साथ किस्मत वास्तव में कुछ अलग है। झो युआन जानता था कि पूर्व ने गलत समझा था, हालांकि वह वास्तव में स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका। आखिरकार उनका और याओ याओ का रिश्ता बहुत खास था। याओ याओ का चरित्र अत्यधिक अलग थलग और दूर था, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह ही नहीं थी। वह एक सर्वोच्च अस्तित्व के समान थी जो छोटे प्राणियों के बीच चलता था। अतीत में वह संभवतः केवल मास्टर कैंग हुआन को अपना रिश्तेदार मानती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से साथ रहने के बाद झो युआन को भी रिश्तेदार माना जा सकता था। हालांकि उसे किसी तरह महसूस हुआ कि उसकी स्थिति केवल टुनटुन के बराबर थी। वास्तव में झो युआन को लगा कि यदि वह वास्तव में याओ याओ के साथ संबंध विकसित करना चाहता है, तो संभवतः वह उसे जेनेसिस रून्स के साथ विस्फोट से मार डालेगी। इसलिए झो ताई के चिढ़ाने के जवाब में वह केवल असहाय होकर मुस्कुरा सका। झो ताई ने बातचीत में समय बर्बाद नहीं किया। कुछ सलाह देने के बाद उन्होंने कहा, आप यहाँ की चीजों से परिचित होने के लिए अगले 3 दिनों के दौरान सेंट जेनेसिस पीक का पता लगा सकते हैं। हालांकि आप 3 दिनों में अल्फा क्लिफ पर सुबह का पाठ मिस नहीं कर सकते। ये हमें मिलने वाला सबसे बड़ा लाभ है भीतरी पहाड़ों में प्रवेश करने के बाद। अल्फा क्लिफ। झो युआन कुछ हैरान था। हालांकि झो ताई ने कुछ नहीं बताया, केवल रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। वह मुड़ा और जाने ही वाला था कि अचानक एक पल के लिए झिझका। जूनियर भाई झो युआन, आपको फिलहाल अधिक सतर्क रहना चाहिए और कम प्रोफाइल रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। झो युआन अचंभित रह गया। आपका क्या मतलब है? झो ताई ने एक असहाय मुस्कान प्रकट की और कहा, शिक्षक शेन आपको बहुत अधिक महत्व देते हैं। मेरा मानना है कि इससे अन्य भाई शिष्यों को अन्याय की भावना महसूस होगी। सच कहूँ तो यहाँ तक कि मुझे भी आपसे थोड़ी ईर्ष्या होती है, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। हालांकि झो युआन सबसे हालिया शिखर चयन समारोह का चैंपियन था, लेकिन वह बाहरी पहाड़ों के लिए बहुत नया था और उसके पास अनुभव की कमी थी। हालांकि शिक्षक शेन ने न केवल इस नवीनतम शिष्य को एक सोने की जेनेसिस गुफा आवास उपहार में दिया था, बल्कि वह पूर्व के लिए एक बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास प्राप्त करने की भी पूरी कोशिश कर रहा था। जब ऐसी हरकतें अन्य शिष्यों की नजरों में आईं, तो उनके दिलों में अन्याय की भावनाएं उठना आसान था। ये सुनकर झो युआन ने चुपचाप सिर हिलाया। झो ताई के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। जेनेसिस की हुई बादल पर कदम रखते हुए वह आकाश में उठा और तेजी से दूरी में गायब हो गया। झो युआन मौके पर ही खड़ा रहा। उसने झो ताई को जाते हुए देखकर हल्की सी भौहें चढ़ा ली। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि शिक्षक शेन के कार्यों से अन्य शिष्यों में ईर्ष्या और ईर्ष्या की भावनाएं आसानी से आ जाएंगी। लबोलुआब ये था कि इन शिष्यों को लगा कि वह इस तरह के ध्यान और व्यवहार के लायक नहीं थे। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। कंगक्सुआन संप्रदाय में आने का कारण वह मजबूत होना था और अंततः राजा वू का सामना करने की शक्ति अर्जित करना था। चूंकि बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसकी लालसा भी रखता था। इसलिए उनका इरादा स्वेच्छा से सिर्फ इसलिए हार मानने का नहीं था क्योंकि अन्य शिष्यों को लगा कि यह अनुचित था। उसने पहले इसे केवल इसलिए ठुकराने की कोशिश की थी क्योंकि वह स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था और बिना किसी कारण के दूसरों से ऐसी दयालुता स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसकी आंखें सोच में घूम गईं। कुछ देर की शांति के बाद वह घूमा और गुफा में बने आवास में प्रवेश कर गया। वह झो ताई द्वारा उसे कम प्रोफाइल बनाए रखने के लिए कहने पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था,
क्योंकि वह समझता था कि इस स्थिति में अकेले कम महत्वपूर्ण रहने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि कोई इसे स्वीकार करने में असमर्थ होता, तो वह उन्हें तब तक पीटता था जब तक वे ऐसा नहीं कर लेते। एक निश्चित गुफा आवास में यहाँ 1 दर्जन आकृतियां बैठी थी, एक के बाद एक दुखी आवाजें आ रही थी। शिक्षक शेन बहुत अधिक अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। भले ही वह नाक भान सिकुड़ने वाला लड़का झो युआन शिखर चयन समारोह जीतने में कामयाब रहा, लेकिन उसने हाल ही में भीतरी पहाड़ों में प्रवेश किया है। ये सोचना भी उचित नहीं होगा कि उसे सोने की जेनेसिस गुफा में रहने की जगह भी दी जाएगी। सहमत हूँ, उस सोने की जेनेसिस गुफा पर स्पष्ट रूप से वरिष्ठ भाई काओशी की नजर थी, लेकिन अब इसे हमारी नाक के नीचे से छीन लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षक शेन संभवतः हमें 1 महीने बाद गुफा मैच में भेज देंगे, लेकिन अगर हम जीत गए, बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास संभवतः झो युआन के हाथों में समाप्त हो जाएगा। किस आधार पर इस तरह के व्यवहार का आनंद लिया जाना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि वह चैंपियन है? ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। असंख्य शिष्यों ने अपनी शिकायतें साझा की और अपने दिलों की सारी नाखुशी दूर कर दी। भीड़ के बीच एक लंबे बालों वाला युवक था जिसकी अभिव्यक्ति असाधारण रूप से तूफानी लग रही थी। ये काओशी नामक शिष्य था। उसकी नजर उस सोने की जेनेसिस गुफा पर थी बहुत लंबे समय से, और इसके बदले में व्यापार करने के लिए जेनेसिस सेट को बचा रहा था। अंत में शिक्षक शेन ने इसे बहुत ही सहजता से एक नए शिष्य को दे दिया था। वह संभवतः कैसे कर सकता है? काओशी ने हंसते हुए कहा, एक नए शिष्य के लिए मुझ पर कदम रखना इतना आसान नहीं होगा। वरिष्ठ भाई काओ क्या करने की योजना बना रहा है? काओशी की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान आ गई। हमारे बीच बहुत से गोल्ड सैश शिष्य नहीं हैं जो अभी भी गुफा मैच में भाग ले सकें। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है, तो मैं संभवतः विकल्पों में से एक होऊंगा। मैं कुछ अन्य वरिष्ठ भाइयों को इकट्ठा करूंगा जो ये भी महसूस करते हैं कि शिक्षक शेन उस लड़के पर बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। जब समय आएगा, हम प्रस्ताव रखेंगे कि अगर हमें गुफा मैच में भाग लेना है, तो शिक्षक को पहले इस बात पर सहमत होना होगा बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास उस नोट नाक वाले बच्चे को नहीं दिया जाएगा। ऑडियो बुक्स 108 कॉम पर डायस्योवर न्यूज स्टोरी इन शब्दों ने तुरंत समूह से अनुमोदन की एक श्रृंखला प्राप्त की। वरिष्ठ भाई काओ सही हैं। झो युआन में कुछ प्रतिभा हो सकती है, लेकिन अंततः वह केवल एक नया शिष्य है। हमें पहले उसे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा समझानी चाहिए। हमारे सामने वह केवल एक अनुभवहीन और नया शिष्य है। ये सही है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ के आक्रोश को देखकर काओशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपना कप उठाया और एक ही बार में उसे नीचे गिरा दिया, फिर अपना सिर उठाया और दूर की ओर देखा और उसकी आंखों में एक बर्फीली मुस्कान चमक उठी। नए बच्चे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि भले ही शिक्षक शेन तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, फिर भी तुम्हें यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 288 गोल्ड सैश थर्ड सी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। 3 दिनों के अनुकूलन के बाद झो युआन धीरे धीरे सेंट जेनेसिस पीक से परिचित हो गया था। साथ ही उन्हें गुफा में रहने के लाभों का भी एहसास होने लगा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। भीतरी पहाड़ों में प्रत्येक शिष्य के पास एक गुफा में निवास होता था, अंतर केवल उसके पद का था। प्रत्येक गुफा आवास जेनेसिस पर्वत से जुड़ा हुआ था। उच्च क्रम वाले गुफा आवास उच्च क्रम वाले जेनेसिस पर्वत से जुड़े हुए थे। प्रत्येक गुफा आवास के सबसे गहरे हिस्से में एक झरना था, जो इसके उत्पत्ति पर्वत का कनेक्शन बिंदु भी था। शुद्ध असीम जनसी क्यूई वसंत से अंतहीन रूप से बाहर निकलेगी, अंततः एक धुंधली धुंध बन जाएगी जो गुफा में भर जाएगी। ऐसे वातावरण में प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बाहरी पहाड़ों में हजारों लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले एकल जेनेसिस माउंटेन से अतुलनीय थी। इसलिए
झो युआन सोने की जेनेसिस गुफा में 3 दिनों तक रहने के बाद पहले से ही अपने शरीर की प्रगति में जेनेसिस क्यूई को महसूस करने में सक्षम था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि एक आंतरिक और बाहरी पर्वतीय शिष्य के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। हालांकि गुफा में रहना बहुत ही अद्भुत था, इसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसा कहा गया था कि कोई गुफा में रहने के लिए जेनेसिस जेड का आदान प्रदान कर सकता है, और सोने की जेनेसिस गुफा में रहने की कीमत लगभग 10,000 जेनेसिस जेड के टुकड़े थी। इसके अलावा हर महीने कई 100 जेनेसिस जेड टुकड़ों का रखरखाव शुल्क देना पड़ता था। ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। सौभाग्य से आंतरिक पर्वतीय शिष्यों के साथ बाहरी पर्वतीय शिष्यों की तुलना में बेहतर व्यवहार किया जाता था, और उन्हें हर महीने 1000 से अधिक जेनेसिस जेड टुकड़े प्राप्त होते थे। इसके अलावा भीतरी पहाड़ों में टास्क मंडप द्वारा दिए गए मिशन कहीं अधिक फायदेमंद थे। इन सभी कारकों ने आंतरिक पहाड़ी शिष्यों को अपने गुफा आवासों को बनाए रखने की अनुमति दी। झो युआन के मामले में इस मामले को लेकर कोई दबाव नहीं था। जेनेसिस तकनीक प्रशिक्षक के रूप में उनके पिछले काम ने पहले ही उन्हें एक बड़ा भाग्य अर्जित करा दिया था। इसके अलावा उनका सोने का जेनेसिस गुफा आवास उन्हें शिक्षक शेन द्वारा दिया गया था, जिससे उन्हें 10,000 से अधिक जेनेसिस जेड टुकड़े बच गए। एकमात्र चीज जिसके बारे में उसे चिंता करनी थी वह नियमित रखरखाव लागत थी। उनकी राय में जो चीजें उनकी खेती को लाभ पहुंचा सकती थी वे अधिक उपयोगी थी, जबकि जेनेसिस जेड केवल एक प्रकार का लक्ष्य पूरा करने का साधन था। 3 दिनों तक सोने की उत्पत्ति गुफा में खेती करने के बाद झो युआन को अब उच्च रैंक वाली बैंगनी उत्पत्ति गुफा में थोड़ी अधिक रुचि थी। चूंकि सोने की जेनेसिस गुफा आवास पहले से ही इतना अद्भुत था, तो बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास किस स्तर तक पहुंच गया। इसके अलावा ये कहा गया था कि यदि कोई 10 महान चुने हुए लोगों में से एक बन जाता है, तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा के लिए पूरे जेनेसिस माउंटेन का आनंद लें। इन उत्पत्ति पर्वतों पर केवल एक ही गुफा निवास होगा, और इसकी सभी उत्पत्ति क्यूई केवल उस अकेली गुफा निवास को प्रदान की जाएगी। ऐसी जगह पर किसी की खेती की प्रगति और भी अधिक तेजी से होने की संभावना है। उन गुफा आवासों को चुना हुआ गुफा आवास कहा जाता था, और उन्हें बैंगनी ग्रेड से भी उच्च स्थान दिया गया था। निस्संदेह यहाँ तक कि बड़े शेन और बाकियों के पास भी उस स्तर की गुफा में आवास देने की योग्यता नहीं थी। अनुमोदन संप्रदाय गुरु किंग यांग और अन्य 5 शिखर गुरुओं द्वारा दिया जाना होगा। हालांकि मौजूदा समय में चुना हुआ गुफा आवास झो युआन से बहुत दूर था। अभी के लिए उन्होंने फैसला किया कि वह सबसे पहले बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने का लक्ष्य रखेंगे। वह आखिरकार पिछले कुछ दिनों में शेन ताइवान के प्रति अपने विचारों को सुझाने में सक्षम हो गया था। चूंकि वह उसे बहुत महत्व देता था, इसलिए उसे अब विनम्रतापूर्वक मना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह समझ गया कि शेन ताइवान को बस यही उम्मीद थी कि शिखर चयन समारोह का यह नया चैंपियन बाकियों से अलग होगा। शेन ताइवान ने प्रार्थना की कि कुछ संवारने के बाद झो युआन अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में सक्षम होगा और कई अन्य शिष्यों से ऊपर उठकर अंततः सेंट जेनेसिस पीक का मुख्य शिष्य बन जाएगा, पीक मास्टर सील को पुनः प्राप्त करेगा और उनके लिए गौरव वापस लाएगा। उनका ये गोल बिल्कुल झो युआन के जैसा ही था। आखिरकार उसे दूसरे सेंट रून को खोजने के लिए सीलबंद मुख्य शिखर में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। क्या आप आज सुबह की कक्षा में भाग लेंगे? गुफा में झो युआन ने पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। उसकी नजर पास की एक चट्टान की ओर गई जो कोहरे से घिरी हुई थी और गहरी अंधेरी खाई में ले जाती थी। याओ याओ बेलों से बने झूले पर इत्मीनान से बैठी थी। टुनटुन उसकी गोद में थी और वह अपने हाथ में एक पुरानी किताब देख रही थी। जब सूरज की रोशनी धुंध से होकर चमकती थी और उसके शरीर पर पड़ती थी, तो मूल रूप से जेड जैसी गोरी त्वचा में हल्की सी चमक आ जाती थी, जिससे वह क्रिस्टल की तरह चमकदार हो जाती थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। हालांकि झो युआन को इसकी आदत बहुत पहले से ही थी। झो युआन का सवाल सुनकर याओ याओ ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं और आलस्य से अपना सिर हिलाया। नहीं,
उसे ट्रेनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। झो युआन उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित नहीं था। सिर हिलाते हुए उसने जेनेसिस क्यूई बादल पर कदम रखा और हवा में उठ गया और सीधे तथाकथित अल्फा क्लिफ की ओर बढ़ गया। रास्ते में उनकी मुलाकात शेन वांजिन और अन्य नए शिष्यों से हुई। एक साथ यात्रा करते समय उन्होंने काफी हंगामा किया। लगभग 1 दर्जन मिनट के बाद उनकी गति धीरे धीरे धीमी हो गई क्योंकि उनकी नजर सामने की ओर थी जहां बादलों को चीरता हुआ एक विशाल पर्वत था। अपने शिखर पर एक विशाल हरी चट्टान प्रतीत होती थी। चट्टान पहाड़ से बहुत अलग लग रही थी, मानो इसे कहीं और से यहाँ रखा गया हो। ये चट्टान संभवतः अल्फा चट्टान थी। हरी चट्टान पर एक बड़ा हरा हॉल खड़ा था। कई जेनेसिस क्यूई बादल इस समय उड़ रहे थे और हॉल के ठीक बाहर एक एक करके उतर रहे थे। झो युआन और बाकी लोग भी विशाल ग्रीन हॉल के सामने उतरे और इसके ऊपर 3 सरल बोल्ड शब्द खोजे। दाओ साधक हॉल। झो युआन और गिरोह ने हॉल में कदम रखा और पाया कि इसका अंदरूनी हिस्सा काफी विशाल और भव्य था। हॉल का आंतरिक भाग सीढ़ियों की तरह बना हुआ लग रहा था और सबसे ऊपर बुजुर्ग शेन ताइवान की आकृति बैठी थी। नीचे की ओर उतरने वाली चौड़ी सीढ़ियों पर पुरानी दिखने वाली चटाइयां थीं। ये मैट 3 रंगों बैंगनी, सुनहरे और काले रंग में आते थे। बैंगनी चटाइयां ऊपर स्थित थीं और शेन ताइवान के सबसे करीब थीं। उसके बाद सोने की चटाइयां और फिर सबसे नीचे काली चटाइयां थीं। ये स्पष्ट था कि ये चटाइयां शिष्यों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करती थीं। झो युआन की नजर चटाइयों पर पड़ी और उनमें से एक अजीब सी लहर फैलती हुई महसूस हुई। ये बिल्कुल भी साधारण चटाई नहीं थी। वहाँ केवल 8 बैंगनी चटाइयां थीं, जिन पर 8 आकृतियां पहले से ही बैठी हुई थीं। उनके मुखिया झो ताई थे और वे स्पष्ट रूप से शेन ताइवान के 8 बैंगनी शेष शिष्य थे। जब झो युआन बड़े हॉल में चला गया तो कई निगाहें उसकी ओर चली गईं। झो ताई उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई, लेकिन अन्य शिष्यों के भाव अपठनीय थे। विशेष रूप से झो ताई के सबसे करीबी 3 बैंगनी शेष शिष्यों ने तेज निगाहों से झो युआन को आकार दिया। झो युआन, तुम्हें वहां बैठना होगा। इसी तरह शेन ताइवान की नजर झो युआन पर पड़ी। हालांकि पूर्व की अभिव्यक्ति उतनी ही ठंडी और उदासीन रही। पत्थर मारते हुए उसने अपना हाथ बढ़ाया और नीचे एक निश्चित स्थान की ओर इशारा किया। ये सोने की चटाइयों में तीसरा स्थान था। शेन ताइवान की हरकतों से तुरंत हॉल में हलचल बढ़ गई। कई शिष्यों की आंखों में ईर्ष्या दिखाई देने लगी। यहाँ की चटाइयाँ सभी के लिए मुफ्त बैठने की जगह नहीं थी। जो सामने वाले के जितना करीब होगा, लाभ उतना ही अधिक होगा। साथ ही ये किसी की स्थिति का भी प्रतिनिधित्व करता है और तीसरी सोने की चटाई सोने के शेष शिष्यों की तीसरी सीट का प्रतिनिधित्व करती है। यदि झो युआन वहां बैठा था तो इसका मतलब था कि और भी अनुभवी गोल्ड शेष शिष्य जो पहले शामिल हुए थे लेकिन तीसरी सीट से नीचे स्थान पर थे, उन्हें वरिष्ठ भाई कहना होगा। आंतरिक पहाड़ों में रैंक का और भी अधिक सख्ती से पालन किया जाता था और बाहरी पहाड़ों की तरह कहीं भी आराम नहीं था जहां कोई उम्र के आधार पर दूसरे को संबोधित कर सकता था। हालांकि आमतौर पर बोलते हुए नए शिष्यों को पीछे की ओर रखा जाता था और समय बीतने के साथ धीरे धीरे ऊपर उठते थे। झो युआन जैसे किसी व्यक्ति को देखना बहुत दुर्लभ था जिसे तुरंत गोल्ड शेष तीसरी सीट दी जाएगी। झो युआन भी इसे समझता था, लेकिन वह पहले ही इस पर काबू पा चुका था। चूंकि शेन ताइवान उसे ऐसे पकड़ रहा था जैसे कि वह आखिरी तिनका हो, इसलिए उसे बहुत विनम्रता से काम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वह किसी भी लाभ को खुली बाहों से प्राप्त करेगा, उसे बस बाद में एहसान का बदला चुकाना होगा। इस प्रकार उसने उन कई निगाहों को नजरअंदाज कर दिया जो उसे माप रही थी या उसका मूल्यांकन कर रही थी और सीधे तीसरी सोने की चटाई की ओर चल दिया। हालांकि जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे अचानक शत्रुता से भरी नजर महसूस हुई। उसने ऊपर देखा, लेकिन पाया कि यह लंबे बालों वाले युवक का था जो चौथी सोने की चटाई पर बैठा था और वर्तमान में अंधेरे भाव से उसे देख रहा था। ये काओशी के नाम से जाना जाने वाला युवक था।
तीसरी सीट मूल रूप से उनकी थी, लेकिन आज उन्हें इसे झोउ युआन को छोड़ना पड़ा। अपने पसंदीदा उपन्यास novel.com पर प्राप्त करें। झोउ युआन के साथ शेन ताइवान का व्यवहार कुछ ऐसा था जिसे काओशी बेहद ईर्ष्यालु थे और स्वीकार करने में असमर्थ थे। ये सच हो सकता है कि झोउ युआन समारोह का चैंपियन था, लेकिन क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि अतीत का कोई भी चैंपियन अंततः कई अन्य शिष्यों से आगे नहीं निकल पाया था और सामान्य स्थिति में लौट आया था। क्या शिक्षक शेन वास्तव में इतने आश्वस्त थे कि झोउ युआन दूसरा चू किंग बन सकता है? लेकिन उसके जैसे लोग चू किंग से तुलना करने के योग्य भी कैसे हो सकते हैं? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 289। स्वयंसेवक झोउ युआन ने उन कई संदेह भरी निगाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया जो उसे आकार दे रही थी। जहां तक स्पष्ट रूप से नाराज काओशी की बात है, उसे भी पूर्व द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि झोउ युआन आगे बढ़ा और खुद को तीसरे सोने की चटाई पर बैठाया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये देखकर कि झोउ युआन कितना असभ्य था, कुछ शिष्यों ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। जाहिर तौर पर उन्हें लगा कि यह नया शिष्य काफी घमंडी था। भले ही शिक्षक शेन को उससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ये केवल उसकी क्षमता के संबंध में था। इस वर्तमान समय में उन्हें लगा कि दूसरी परत अल्फा उत्पत्ति झोउ युआन के पास मूल रूप से उस स्थान पर बैठने की योग्यता नहीं थी। हालांकि आखिरकार यह शिक्षक शेन की व्यवस्था थी, इसलिए भले ही वे इससे नाखुश थे, वे केवल कुछ समय के लिए सहन कर सकते थे और झोउ युआन पर उदासीन नजर डाल सकते थे। काओशी ने भी अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। हालांकि झोउ युआन की ओर देखने वाली निगाहें लगातार गहरी होती गईं। ऐसे में हॉल का माहौल अजीब सा दमघोंटू हो गया। सबसे ऊपर शेन ताइवान ने स्वाभाविक रूप से अजीब माहौल का पता लगाया, जिससे वह एक पल के लिए थोड़ा सा घबरा गया। वह कैसे नहीं जानते थे कि उनके कृत्य से कुछ शिष्यों के मन में अवश्य ही आक्रोश उत्पन्न होगा। हालांकि वास्तव में वह और कुछ नहीं कर सकता था। सेंट जेनेसिस पीक को कई वर्षों तक कभी भी शिखर चयन समारोह का चैंपियन नहीं मिला था, और चूंकि उसे लंबे समय से एक चैंपियन का सामना करना पड़ा था, इसलिए शेन ताइवान ही इसे आजमा सकता था। निस्संदेह वह जानता था कि चू किंग जैसी असाधारण प्रतिभा का सामना करना कितना कठिन था, लेकिन चूंकि अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसके पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस प्रकार शेन ताइवान ने जल्द ही अपने संकल्प की पुष्टि की। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, 1 महीने में हम लू होन के गुट के साथ एक गुफा मैच करेंगे। यह मैच तय करेगा कि अंतिम बैंगनी जेनेसिस गुफा कौन है। आवाज जाता है, इसलिए हम असफल नहीं हो सकते। चूंकि सभी बैंगनी सैश शिष्यों के पास पहले से ही है, अपनी बारी का उपयोग करने के बाद मैं भाग लेने के लिए गोल्ड सैश शिष्यों को भेजूंगा। टोंग लांग, पैनसोंग और काओशी। मुझे आशा है कि हम आप तीनों को हमारे लाइनअप के रूप में भेजेंगे। टोंग लोंग और पैनसोंग वर्तमान पहली और दूसरी सीट के गोल्ड सैश शिष्य थे, जबकि काओशी चौथी सीट पर थे। उन तीनों को गोल्ड सैश शिष्यों में सबसे मजबूत माना जाता था। शेन ताइवान की बातों का तुरंत किसी ने जवाब नहीं दिया। टोंग लोंग और पैनसोंग की आंखें सोच में चमकने लगी, जबकि काओशी ने चुपके से उन पर नजर डाली, गहरी सांस ली और कहा, शिक्षक शेन, हम तैयार हैं। शेन ताइवान का भाव शून्य चेहरा थोड़ा शांत हो गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, काओशी ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन हम ये जानने की उम्मीद करते हैं कि बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास कैसे आवंटित किया जाएगा। शेन ताइवान ने भौहें चढ़ा दी। उन्होंने 3 दिन पहले ही खुद को बहुत स्पष्ट कर दिया था। बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास झोउ युआन के लिए तैयार किया गया था, और फिर भी काओशी उत्तर जानते हुए भी पूछ रहा था। मैं इसे झोउ युआन को देने की योजना बना रहा हूँ। शेन ताइवान का स्वर उदासीन था। काओशी की आंखों के कोने एक पल के लिए हिल गए, इससे पहले कि उसने अपने दांत पीस लिए और कहा, हालांकि यह कुछ हद तक अपमानजनक है। क्या शिक्षक शेन की हरकतें थोड़ी अनुचित नहीं हैं? हमें युद्ध में भेजे जाने का भारी काम करना होगा, जबकि झोउ युआन सभी लाभ उठाता है। नियमों के अनुसार
बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास भाग लेने वाले 3 लोगों में से एक को मिलना चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करने और फिर भी मुनाफे का आनंद लेने का कोई मतलब नहीं है। कई शिष्यों ने काओशी के शब्दों पर गुप्त रूप से सहमति व्यक्त की। शेन ताइवान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई जब उसने धीमी आवाज में कहा, क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? काओशी ने झट से अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और कहा, शिष्य की हिम्मत नहीं है। हमने सेंट जेनेसिस पीक के लिए कड़ी मेहनत की है और समझते हैं कि शिक्षक शेन जिस दबाव का सामना कर रहे हैं। इसलिए अगर वास्तव में कोई है जो हमारा मुख्य स्तंभ बन सकता है शक्ति की दृष्टि से, हम स्वाभाविक रूप से उसे अपना पूरा समर्थन देंगे। हालांकि मुझे डर है कि कुछ लोग शिक्षक शेन के भारी बोझ को साझा करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और हमारे कई साथी शिष्यों की आशा और अपेक्षाओं को बर्बाद कर सकते हैं। उनके शब्द धार्मिकता से भरे थे, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से संकेत दिया कि झो युआन के पास न तो योग्यता थी और न ही क्षमता। शेन ताइवान की अभिव्यक्ति और गहरी होती गई। जैसे ही वह काओशी को डांटने वाला था, अचानक एक और आवाज आई, कृपया शिक्षक शेन को नाराज न करें। हालांकि कनिष्ठ भाई काओशी ने शिक्षक शेन को नाराज करने में जल्दबाजी की है, लेकिन उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। ये सच है कि कनिष्ठ भाई झो युआन नवीनतम शिखर चयन समारोह का चैंपियन है, लेकिन अंततः वह अभी भी बहुत अनुभवहीन है। अगर हम उसे 1 या 2 साल देते हैं, तो वह शिक्षक शेन की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम हो सकता है, और मुझे यकीन है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तब आपत्ति करो। शेन ताइवान ने नजर डाली तो पाया कि झो ताई के बगल में एक युवा व्यक्ति ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की थी। उसका नाम झांग यान था और वह झो ताई के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाला पर्पल सेश शिष्य था। झो युआन ने शांति से झांग यान की ओर देखा। हालांकि बाद वाले का भाषण अच्छा लग रहा था, लेकिन उसमें छिपा हुआ अर्थ स्पष्ट था। वह कह रहा था कि वर्तमान झो युआन बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने लायक नहीं है। वह निस्संदेह काओशी का समर्थन कर रहे थे। झांग यान का स्पष्ट रूप से अन्य शिष्यों पर कुछ प्रभाव था। उनके बोलने के बाद कई शिष्यों ने तुरंत अपनी सहमति व्यक्त की, जिससे हॉल में कुछ समय के लिए शोर मच गया। विशेष रूप से जब 2 अन्य बैंगनी सेश शिष्यों ने अपने समर्थन का संकेत दिया, तो विरोध और अधिक तीव्र हो गया। हॉल के पीछे शेन वानजिन और अन्य नए शिष्यों की आंखों में चिंता झलक रही थी, क्योंकि वे दूर से झो युआन की आकृति को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे शिष्य आपत्ति करेंगे। अगर इस मामले को ठीक से नहीं संभाला गया तो झो युआन की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। हालांकि वे ये भी समझते थे कि उनके जैसे नए शिष्यों को मूल रूप से ऐसे माहौल में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इस सामग्री का स्रोत ऑडियो बुक 108 है, वे अकेले नहीं थे। यहाँ तक कि शेन ताइवान ने भी इस दृश्य पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उसके पास सभी विरोधियों पर ताकत से काबू पाने का विकल्प था, लेकिन फिर भी उसे गुफा मैच के लिए काओशी तिकड़ी पर निर्भर रहना पड़ा। यदि उनका दिल इसमें नहीं होता, तो उनकी जीत की संभावना और भी कम हो जाती। व्यवहारिक रूप से बैंगनी रंग गायब हो जाता। उत्पत्ति गुफा में निःशुल्क निवास। शेन ताइवान बहुत देर तक चुप रहा, इससे पहले कि वह धीरे से झो युआन की ओर मुड़ा और पूछा, झो युआन, तुम क्या सोचते हो? जब काओशी ने ये सुना तो उनके मुंह से लगभग अज्ञात प्रसन्नता झलक उठी। शेन ताइवान स्पष्ट रूप से इतने सारे शिष्यों की आपत्ति को नजरअंदाज करने में असमर्थ था, जिससे उसका पिछला आग्रह थोड़ा डगमगा गया। काओशी की नजर उसकी आंख के कोने से झो युआन पर पड़ी और वह अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ा रहा था। ये बच्चा बहुत ज्यादा हरामखोर था। क्या आपको सचमुच विश्वास था कि आप नियमों की अनदेखी सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि शिक्षक शेन को आपसे बहुत उम्मीदें हैं? तुम्हें नीचे गिराना उतना ही आसान है जितना मेरा हाथ उछालना। आज जो कुछ भी हुआ वह स्पष्ट रूप से काओशी की करतूत का परिणाम था। कई लोगों की निगाहों के बीच झो युआन की अभिव्यक्ति शुरू से अंत तक शांत रही। सच कहूं तो हालांकि उसे वास्तव में बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन यह उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जहां उसे इसकी बिल्कुल आवश्यकता थी। हालांकि
काओशी की शत्रुता और कार्यों ने झोउ युआन को थोड़ा निराश कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि आज की विभिन्न घटनाएं संभवतः काओशी द्वारा आयोजित की गई थीं। ये सब झोउ युआन को नीचे रखने की कोशिश के लिए किया गया था। उसने अपना सिर झुकाया और बर्फीली निगाहों से काओशी की ओर देखा। झोउ युआन की नजर का पता चलने पर काओशी के होठों का कोना अवमानना से थोड़ा ऊपर उठ गया और उसने लापरवाही से कहा, जूनियर भाई झोउ युआन, एक समय में एक और खाना चाहिए या कदम दर कदम आगे बढ़ना चाहिए। एक ही छलांग में आकाश तक पहुंचने का प्रयास करने के परिणाम आमतौर पर बहुत बड़े होते हैं। अपने वरिष्ठ भाई की बात सुने और पहले 1 या 2 साल तक ठीक से प्रशिक्षण लें। उस समय तक आपके लिए ऐसे विचारों का मन बनाना संभवतः आसान हो जाएगा। झोउ युआन बिना कोई टिप्पणी किए केवल मुस्कुराया और कहा, नियमों के अनुसार मैं वर्तमान में 3री सीट पर हूँ, जबकि आप 4थी सीट पर हैं। आपको इसके बजाय मुझे वरिष्ठ भाई कहना चाहिए। काओशी का चेहरा घूम गया और उसने एक मजाकिया ठंडी हंसी निकाली। झोउ युआन ने पहले की बात को नजरअंदाज करते हुए अपना सिर उठाते हुए कहा, शिक्षक शेन, मुझे लगता है कि नियमों का पालन करना कोई बुरी बात नहीं हो सकती है। ये सुनकर झांग यान तुरंत मुस्कुराया और कहा, ये बहुत अच्छा है कि कनिष्ठ भाई झोउ युआन ऐसा सोचता है। शेन ताइवान ने धीरे से कहा, आप बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास को छोड़ने का इरादा रखते हैं। काओशी खुशी से हंसे। ऐसा लगता है कि झोउ युआन दबाव को संभाल नहीं सका और जानता था कि उसके पास अभी भी बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने की योग्यता नहीं है। हालांकि झोउ युआन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। क्या कनिष्ठ भाई काओशी ने पहले नहीं कहा था कि नियमों के अनुसार बैंगनी उत्पत्ति गुफा आवास 3 प्रतिभागियों में से एक को दिया जाना चाहिए? चूंकि यह मामला है, मैं स्वेच्छा से भाग लेता हूँ। कृपया मुझे गुफा मैच के लिए 3 प्रतिनिधियों में से एक बनने की अनुमति दें। चूंकि काओशी इतना दबंग था, झोउ युआन को स्वाभाविक रूप से कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। हंगामा। झोउ युआन के शब्दों से तुरंत पूरे हॉल में शोर मच गया। काओशी के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कठोर हो गई। इसके तुरंत बाद होठों पर मजाकिया नजर और भी चौड़ी हो गई जब उसने झोउ युआन की ओर इशारा किया और कहा, झोउ युआन, तुम सच में अज्ञानी हो। क्या आप मानते हैं कि गुफा मैच शिखर चयन समारोह के समान है? उसने अपना सिर हिलाया और झोउ युआन को ठंडी आंखों से देखा। मैं स्पष्ट कहूंगा, आपके पास अभी भी गुफा मैच में भाग लेने की योग्यता नहीं है। आप वहां जाकर खुद को अपमानित करना चाह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 290 मैच। जब झोउ युआन के शब्द विशाल हॉल में पहुंचे तो तुरंत स्तब्ध निगाहों की लहर दौड़ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह गुफा मैच में भाग लेने की योजना बनाएगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। किसी को पता होना चाहिए कि यद्यपि दोनों पक्षों के बैंगनी सैश शिष्य अब भाग लेने में सक्षम नहीं थे, भेजे गए शिष्य सोने के सैश के कुलीन होंगे। हालांकि झोउ युआन भी एक गोल्ड सैश शिष्य था। आखिरकार वह बहुत नया था और उसके और पुराने शिष्यों के बीच अभी भी एक जबरदस्त अंतर था। झोउ युआन को शिखर चयन समारोह में लू फैन के खिलाफ बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ा। एक प्रतिद्वंद्वी जो केवल चरम 4थी परत अल्फा ओरिजिन पर था, कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तविक 5वीं परत भी नहीं था। ऑडियो बुक्स पर सभी ने वेस्ट अध्याय 108 कॉम। दूसरी ओर अधिकांश आंतरिक माउंटेन गोल्ड सैश शिष्यों ने पहले ही 5वीं परत अल्फा ओरिजिन चरण में कदम रख दिया था, जबकि टोंग लॉन्ग और काओशी जैसे लोग 5वीं परत के बीच भी शक्तिशाली थे। इस प्रकार कई लोगों को लगा कि झोउ युआन मूल रूप से इस स्तर की लड़ाई में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए काओशी उसकी बातें सुनने के बाद पूर्व का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि झोउ युआन ने उपहास और संदेह भरी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया, केवल शांत भाव से सीधे शेन ताइवान की ओर देखा। शेन ताइवान भी इसी तरह आश्चर्यचकित रह गया था। झोउ युआन की हरकतें स्पष्ट रूप से उसकी उम्मीदों से परे थीं। इसके तुरंत बाद वह भौहें चढ़ाने लगा।
दिन के अंत में उन्होंने झोउ युआन में जो महत्व दिया वह उसकी क्षमता थी। झोउ युआन वर्तमान में केवल दूसरी परत अल्फा उत्पत्ति था, और हालांकि वह शिखर चयन समारोह में चोटी की चौथी परत अल्फा उत्पत्ति लू फैंग को हराने में कामयाब रहा था, यहाँ तक कि लू फैंग भी इस तरह की लड़ाई में उलझने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि किसी अन्य सामान्य शिष्य ने ऐसे शब्द कहे होते तो शेन ताइवान ने उसे बहुत पहले ही डांट दिया होता। हालांकि झोउ युआन बाकियों से कुछ हद तक अलग था, इसलिए शेन ताइवान ने झोउ युआन के व्यवहार की निंदा नहीं की और केवल इतना कहा, झोउ युआन, तुम्हें खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिभा को देखते हुए आप निश्चित रूप से शुरुआत करेंगे 1 या 2 साल के बाद वास्तव में बाहर खड़े हो जाओ। हालांकि उन्हें झोउ युआन से बहुत उम्मीदें थीं। शेन ताइवान का मानना था कि झोउ युआन ने केवल क्षण की गर्मी में ये शब्द कहे थे। इसके अलावा यह मामला हमारे गुट के चेहरे को प्रभावित करता है और हम कोई भी लापरवाह निर्णय लेने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये सुनकर काओ शी ने शांत भाव से झोउ युआन की ओर देखा। झोउ युआन ने शांति से उत्तर दिया, शिक्षक शेन, जैसा कि कहा जाता है, किसी को वह पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए जिसके वह हकदार नहीं है। अगर मैं कोई योगदान नहीं देता तो मैं बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, भले ही हम समाप्त हो जाएं इसे जीतना। काओ शी ने व्यंग्य किया और कहा, कम से कम आपको अभी भी कुछ आत्म जागरूकता है। झोउ युआन ने पूर्व की ओर उदासीन दृष्टि से देखा। आगे बढ़ने से पहले, शिक्षक शेन को लगता होगा कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ, लेकिन एक सरल समाधान है। मुझे 3 मौजूदा प्रतिनिधियों में से एक के साथ मैच करने की अनुमति दें। अगर मैं किसी तरह जीत जाता हूँ तो मैं उनकी जगह लूंगा, जबकि अगर मैं हार गया तो स्वाभाविक रूप से मैं इस मामले पर बात नहीं करूंगा और बैंगनी जेनेसिस गुफा में रहने के बारे में कोई विचार नहीं करूंगा। इस बिंदु तक झोउ युआन का असली लक्ष्य अंततः सामने आ गया। वह ये कैसे नहीं जान सका कि उसके कई वरिष्ठ शिष्य उसे हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि वह नया था। साथ ही उन्हें ये भी लगा कि शिक्षक शेन बहुत अनुचित व्यवहार कर रहे थे। हालांकि उनमें काओ शी की तरह सार्वजनिक रूप से अपनी आपत्तियां उठाने का साहस नहीं था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उन्होंने झोउ युआन को अपने दिल में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यदि नहीं तो काओ शी इतना समर्थन जुटाने में कामयाब नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थिति में झोउ युआन को बैंगनी उत्पत्ति गुफा को आसानी से अपनी जेब में रखने के लिए उसे पहले अन्य शिष्यों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होगी। लेकिन क्योंकि वह बिना किसी अनुभव के केवल एक नया शिष्य था, उन्हें शिखर चयन समारोह चैंपियन की क्षमता के बारे में समझाने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से एक असंभव कल्पना थी। इसलिए वह सबसे सीधा और प्रभावी तरीका अपनाएंगे। कोई भी तर्क वास्तविकता की कड़वी सच्चाई को हरा नहीं सकता। हंगामा। निश्चित रूप से झोउ युआन के शब्दों ने हॉल में शोर की एक और लहर पैदा कर दी। हर शिष्य एक बार फिर स्तब्ध रह गया। किसी को भी झोउ युआन से ऐसे करिश्मा की उम्मीद नहीं थी। वह वास्तव में उदाहरण के तौर पर 3 प्रतिभागियों में से एक का उपयोग करना चाहता था। क्या वह पागल था? किसी को पता होना चाहिए कि टोंग लोंग, पैनसोंग और काओ शी 5वीं परत अल्फा ओरिजिन के बीच भी शक्तिशाली अभ्यासकर्ता थे, जिनकी ताकत लू फैंग से कहीं अधिक थी। झोउ युआन को युद्ध में उनका सामना करने का सुझाव देने का साहस कहां से मिला था? टोंग लोंग, काओ शी और पैनसोंग स्तब्ध रह गए। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, एक दूसरे की आंखों में मनोरंजन देखा। उन्होंने भी झोउ युआन के इतने घमंडी होने की कभी उम्मीद नहीं की थी। शेन ताइवान के ठीक नीचे झोउ ताई भी काफी चकित हो गया और उसने एक असहाय हंसी भरी। कनिष्ठ भाई झोउ युआन वास्तव में कोई दयालु बुद्ध नहीं था और उसने थोड़ा सा भी खोने से इनकार कर दिया। लेकिन क्या इस तरह का जवाबी हमला कुछ ज्यादा ही लापरवाही भरा था? हे, कनिष्ठ भाई झोउ युआन वास्तव में कुछ है। झांग ज्ञान मजे से हंसा। अन्य बैंगनी सैश शिष्य भी उनकी तरह हंसने लगे, सिर हिलाया।
उनकी उपस्थिति से उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि झो युआन अपने सिर का उपयोग नहीं कर रहा था। ये व्यवहारिक रूप से एक बछड़े के बाघ से न डरने जैसा था। बेशक उनमें साहस था, लेकिन उनमें आत्म जागरूकता की कमी थी। जब शेन ताइवान ने झो युआन को देखा तो वह आश्चर्यचकित और चकित दोनों था। बाद वाले का सुझाव एक बार फिर उनकी उम्मीदों से बढ़कर था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अंततः कहा, आपका मतलब ये देखने के लिए तीनों में से किसी एक को चुनौती देना है कि गुफा मैच में भाग लेने के लिए सबसे उपयुक्त कौन है। उसकी निगाहें विचार में चमक गईं और उसने धीरे धीरे जारी रखा, क्या आप निश्चित हैं झो युआन? एक बार जब मैं सहमत हो गया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा। यदि आप हार गए तो बैंगनी जेनेसिस गुफा आवास वास्तव में आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। झो युआन ने शांत चेहरे के साथ सिर हिलाया। शेन ताइवान ने झो युआन पर एक गहरी नजर डाली, इससे पहले कि उसने अंततः कहा, चूंकि यह आपका निर्णय है, हम वही करेंगे जो आपने सुझाव दिया है। आप अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में किन तीन को चुनते हैं? झो युआन की नजर धीरे धीरे हॉल में मौजूद अनगिनत निगाहों के नीचे चली गई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि यह अंततः काओशी पर रुक गई। चूंकि काओशी ही वह व्यक्ति था जिसने इतना उपद्रव मचाया था, उसका उपयोग सेंट जेनेसिस पीक में झो युआन की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए किया जाएगा। काओशी भी इसी तरह आश्चर्यचकित नहीं थे। इसके बजाय वह टोंग लोंग और पैनसोंग की ओर अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया और मजाक में कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वह दिन आएगा जब मेरे साथ एक नर्म खुरमा के रूप में व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, एक नए जूनियर को ये सिखाना कि कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक सीनियर को करना चाहिए। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। उसके स्वर से संकेत मिलता है कि उसे बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह झो युआन के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार था। उनके चारों ओर असंख्य शिष्य धीरे धीरे हंस रहे थे। शेन ताइवान ने धीरे से कहा, चूंकि यह मामला है, आप दोनों के बीच मैच 5 दिन बाद आयोजित किया जाएगा। विजेता को गुफा मैच के लिए 3 प्रतिभागियों में से एक बनने की अनुमति दी जाएगी। शेन ताइवान की नजर झो युआन की आकृति पर रुक गई। उन्होंने अभी भी झो युआन को और अधिक समय देने का फैसला किया था, क्योंकि एक निश्चित दृष्टिकोण से उन्हें उम्मीद थी कि झो युआन वास्तव में एक चमत्कार बनाने में सक्षम होगा। यदि ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि झो युआन के पास वास्तव में वह क्षमता है जो उसे जनता के खिलाफ खड़े होने में सक्षम बनाएगी। हालांकि अगर झो युआन हार जाता तो शेन ताइवान खुद को निराश होने से नहीं रोक पाता, क्योंकि इसका मतलब था कि झो युआन केवल लापरवाह था और ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति को कभी भी बड़ी चीजें नहीं मिल सकती। शेन ताइवान ने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली और उसने धीरे से अंदर आह भरी। झो युआन, मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।